गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप और सुबह आप लोगों की कैसे हुई है। जब आपसे मैं पूछती हूँ तो आप कहते होंगे सिर्फ पूछती है ये, हम इसको कैसे बताएं। तो आपने करना ही है कि हमारा जो पेज है, नए दिन का जो पेज है, आपने वहाँ पर जाना है। आप वहाँ पर बता सकते हैं आपकी सुबह कैसे होती है। खैर, हमारी सुबह तो ऐसी होती है जनाब कि हम आते हैं, तैयार होते हैं और आपके सामने हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी खबरें हमने आपके साथ शेयर करनी होती है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ में हम सबसे पहले बात करेंगे खान साहब की, जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया है बलूचिस्तान के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान के अस्करियत जो पसंदों को बातचीत का मौका दिया और उन्हें ये कहा है कि आएँ और हमारे साथ बैठ के टेबल टॉक करें, ताकि हम मिलकर पाकिस्तान के बारे में सोचें, हम मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के बारे में सोचें और हम सोचें कि पाकिस्तान को अगर तरक्की की राह पर गामजन करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसके साथ ही साथ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अफ़गान तालिबान के हवाले से जब भी बात करते हैं तो अमरीकी फ़ौज का जो इनखला है अफ़गानिस्तान से वो शुरू हो चुका है और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि सितंबर तक जो है ये इनखला मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक ख़दशा ये भी था कि आया जब अमरीकी फ़ौज का इनखला हो जाएगा तो क्या अमेरिका के निकल जाने के बाद अफ़गानिस्तान की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हो जाएगी, अफ़गान शरपसंद के असर उठाने लगेंगे और सबसे बड़ा अनासर यानी भारत, जिसने एक बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की है, उसको कितना नुकसान होगा, वो कितने नुकसान में है। मोदी सरकार जो कि हमेशा से अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करती आती है, क्योंकि जब भी दहशतगर्दी के हमले होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो ताने बाने कहाँ से मिलते हैं? भारत से। और भारत ने किया क्या होता है? अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की होती है, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर वो इन्वेस्ट कर चुका है अफ़गानिस्तान में, तो इससे शदीद नुकसान हो सकता है अफ़गानिस्तान को। खान साहब कल जब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने दोनों मामलात से मुताल्लिक क्या कहा, पहले आपको सुनवाते हैं। बलूचिस्तान जब उठेगा, जब बलूचिस्तान अमन होगा, जब बलूचिस्तान के लोग ये समझेंगे कि हमारा भी पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान, इसके लिए हमें भी लड़ मरना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा भी सोचता है, तो तब बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूँ इनसे भी बात करने का। तो खान साहब की जो ये सोच है बात करने की, बड़ी मस्बत सोच है, क्योंकि जब बात होती है तभी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, जब बात होती है तभी अमन का रास्ता सामने आता है, जब बात होती है तभी पता चलता है कि सूरत हाल को किस तरह से निमटना है। आगे बढ़ते हैं और एक दफ़ा फिर से अफ़गानिस्तान के अमन से मुताल्लिक बात कर लेते हैं। अफ़गान तालिबान ने खबरदार किया है कि दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गैर मुल्की अफवाज मुकर्ररा तारीख तक अगर नहीं निकलती तो इसका रद्द अमल, ये जो रिएक्शन होगा वो शदीद होगा। एक के बाद एक ज़िले पर भी कब्जा होने लगा है। हम रोज़ाना की बुनियादों पर आपको अपडेट करते हैं। इसके साथ ही साथ 421 में से 1/3 अजला का कंट्रोल वो संभाल चुके हैं। मामले पर ताजिकिस्तान का कहना है कि तालिबान से झड़पों के बाद जान बचाने के लिए 1000 से ज़ायद अफगान फौजियों ने उनके मुल्क में पनाह ले रखी है। MI6 के साबिक सरबराह ने यह खदशा जाहिर किया है कि अफगानिस्तान खाना जंगी की लपेट में आ रहा है। लेकिन मैं हमेशा ये बात इसलिए करती हूँ क्योंकि सोचने की बात यह है, तवज्जो तलब बात यह है कि जब अफ़गानिस्तान में अमन कायम नहीं होगा तो जुड़े जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो भारत है, चाहे वो चाइना है, यहाँ का अमन भी किसी न किसी तरह मुतासर होगा, क्योंकि भारत के बड़े पैमाने पर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट और फिर हमने एक अच्छे हमसाए होने के नाते जिस तरह से अफ़गान मुहाजिरीन को पनाह दी है, तभी ये कहा गया। मोईद यूसुफ की बात मैं आज फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि अफ़गान मुहाजिरीन के लौटने के तरीके को पुरअमन बनाया जाए और एक अच्छे तरीके से उनको वापस उनके मुल्क में भेजा जाए, क्योंकि अपनी कौम के तहफ़्फ़ुज़ से बढ़ के कुछ नहीं होता। जब हम बात करते हैं तहफ़्फ़ुज़ की, जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट के किए गए कामों की, तो CPEC जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तारीख़ी दिन की बात हो जाए, CPEC के तहत गवादर फ्री जोन का इफ्तिताह हो गया है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी ने इसे तारीख़ी दिन करार दिया है। अब आप सब लोग ये सोचोगे कि तारीख़ी दिन क्यों है? गवादर जिस पे बड़ी मेहनत हुई और फिर CPEC जो कि एक बड़ा ही ज़बरदस्त इक़दाम उठाया गया, जिस पे बहुत ज़्यादा
पैसे के साथ साथ बहुत मेहनत भी खर्च हुई, लेकिन बहुत सारे लोग इससे आप ये कह लें कि बुग़्ज़ रखते हैं और कुछ शरपसंद अनासिर हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान इस तरह की तरक्की की राह की जानिब ना बढ़े। हम देखते हैं कि अरबों डॉलर की तिजारत का नया सिलसिला शुरू होगा, इसके साथ ही साथ तिजारत को फ़रोग़ मिलेगी, इसके साथ ही साथ रोज़गार के मौक़े मिलेंगे। साथ ही साथ खबरदार भी किया गया कि CPEC दुश्मनों और हासिदों के निशाने पर है। बड़ी प्रोपेगेंडा मुहिम भी की जा रही है। फोर्सेस की कुर्बानियों के बगैर ये काम मुमकिन नहीं था। चीनी सफ़ीर ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। जब हम बात करते हैं ना CPEC की, तो पाक चीन ताल्लुकात की एक वाज़ेह मिसाल यहाँ पर भी हमें नज़र आती है, क्योंकि बड़ी मेहनत की, मिल के मेहनत की, जिसका रिज़ल्ट आज हम देख भी रहे हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में इसके समरात आवाम तक भी पहुँचेंगे। CPEC मंसूबा जो है ख़ित्ते में खुशहाली लाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी सूबे की तरक्की में वज़ीर आज़म की खुसूसी दिलचस्पी पर इजहार तशक्कुर किया। ज़ाहिर है एक टीम वर्क है और जब भी एक चेन का कोई भी एक हिस्सा अलग हो जाता ना, फिर वो टीम वर्क रहता नहीं है, वो उस तरीके से हो नहीं पाता जिस तरीके से होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जनाब। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा और काबीना को वैक्सीन की रिटेल प्राइस मुकर्रर करने, G20 ममालिक के कर्ज़ों की अदायगी की मअतली और सिविल एविएशन अथॉरिटी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी जाएगी। इजाफी कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ से मुताल्लिक भी फैसला किया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा हमें ज़हन नशीन करनी चाहिए कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ यहाँ पर डिस्कस इसलिए होते हैं जिसकी पहले बात 12 हमारे वज़रा मीडिया पर आके कर चुके होते हैं, फिर उनकी मंजूरी और फिर उसके लागू पर बात होती है। अब ज़रा उन लोगों की बात कर लेते हैं जो कि हमारे मुल्क का है मुस्तकबिल, यानी तलबा की बात करते हैं। 2 साल के बाद जनाब कल हमने देखा कि पर्चा हुआ, फ़िज़िकल इम्तिहान हुआ और जनाब पर्चा तो था तालिब इल्मों का, लेकिन फ़ेल हो गया कौन? मैट्रिक बोर्ड। इंतज़ामात में फ़ेल हो गया, जो हिदायत जारी की गई थी उस पर अमल दरामद में फ़ेल हो गया। बच्चों को राज़ी तो किया कि आके आप एग्ज़ाम्स दे लें, लेकिन बच्चों को फैसिलिटेट करने में मैट्रिक बोर्ड जो है वो पूरी तरह से फ़ेल नज़र आया। कराची में बोर्ड की बदतरीन कारकर्दगी कल सामने आई। बेशतर इम्तिहानी मराकिज़ पर पर्चे 1 से 1.5 घंटे की ताख़ीर से पहुँचे। कुछ सेंटर्स में तो बच्चों को जो पर्चा था वो फ़ोटो स्टेट करा के देना पड़ा। फ़िज़िक्स का पर्चा सेंटर पहुँचने से पहले ही आउट हो गया। इस गफलत का ज़िम्मेदार कौन है, इस पर हम प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड हमारे साथ मौजूद होंगे, क्योंकि जब भी हम तलबा की बात करते हैं तो यकीनन यानी तलबा इज़ इक्वल हम कर लेते हैं कि मुस्तकबिल है हमारा, और जब हम अपने मुस्तकबिल को बड़ा ज़ोर लगाते हैं कि नहीं पेपर देना है भाई, और आपने फ़िज़िकल इम्तिहान ही देना है, चाहे जितने मर्जी एहतजाज हो जाए, तो आई थिंक शायद फिर इंतज़ामात ऐसे करने चाहिए कि बच्चे मुतमईन हों। अब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम जो कश्मीरी है आज से हफ्ता शहदा मना रहे हैं। मकबूजा वादी में मुकम्मल तौर पर हड़ताल होगी, दुआया तकरीब मुनक्किद होंगी और एहतजाजी जो रैलियाँ हैं वो निकाली जाएंगी। 8 जुलाई का जो दिन है बुरहान वानी के हवाले से बड़ा अहम है। बुरहान वानी वो शख्सियत है जिनके बाद से कश्मीर में हमने देखा कि एक नई फ़ज़ा कायम हुई आज़ादी को लेकर, एक नया नारा कायम हुआ आज़ादी को लेकर। कश्मीर की जब भी हम बात करते हैं, स्पेशली हम बुरहान वानी का जब जिक्र करते हैं ना, तो कश्मीर का हर नौजवान आज के दिन हमें बुरहान वानी की याद दिलाता है। वो बुरहान वानी के तर्ज पे उन्होंने आज़ादी के हवाले से जो राय कायम की थी उस पर बात करता नज़र आता है। चलें जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। टॉप स्टोरीज हमने आपको बताई, आप इतनी ज़्यादा स्टोरीज थी, सिर्फ टॉप स्टोरीज थी, तो प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ में आज हम वैक्सीनेशन के अमल के हवाले से बात करेंगे कि मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल तेज़ हो गया है। मुख्तलिफ वैक्सीन की बैरून ममालिक से मुसलसल डोजेज़ भी मंगवाई जा रही हैं। बहुत सी जगह पर सप्लाई चेन मुतासर होने से आवाम को मुश्किलात का सामना रहा। मौजूदा सूरत हाल में सबसे ज़्यादा परेशान कौन हुआ? बैरून मुल्क जाने वाले अफराद, जिन्हें इत्तलात है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जब भी वो जाएंगे तो उन्हें इनकार का सामना करना पड़ेगा। जबकि अमेरिका से मॉडर्ना वैक्सीनेशन आ चुकी है जो आज से मुख्तलिफ मराकिज़ पर दस्तयाब होगी। बताया ये भी जा रहा है कि स्टडी और वर्क वीज़ा पर बैरून मुल्क जाने वाले जिनकी ज़रूरत है मॉडर्ना वैक्सीन उन्हें लगाई जाएगी, जबकि साइनोवैक की मज़ीद 20 लाख डोजेज़ भी पाकिस्तान पहुँच रही है। तो जनाब इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद साहिबा ने।
डॉक्टर साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, इत्तलात थी, खबरें थी कि बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर एस्ट्राज़ेनेका की क़िल्लत के बायस परेशानी का शिकार नज़र आ रहे थे। अब आज आके क्या ये मसला हल हो गया है और जो बैरून मुमालिक जाने वाले अफराद हैं उनके लिए कौन कौन सी वैक्सीन दस्तयाब हैं? जिस हम सबके इल्म में है कि 2 जुलाई को मॉडर्ना की 25 लाख डोजेस जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच गई हैं और मॉडर्ना वो वैक्सीन है जो कि सऊदी अरेबिया समेत उन बाकी तमाम ममालिक में जहां पे इस वक्त चाइनीज़ वैक्सीन एक्सेप्टेबल नहीं है वहां पर वो एक्सेप्ट हो रही है। और मॉडर्ना जो है ये मंडे से इंशाल्लाह ताला ये तमाम जो सेंटर्स, डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं वहाँ पर ये पहुँच जाएगी और वहाँ पर जो लोग बाहर सफ़र करना चाहते हैं वो अपना पासपोर्ट, अपना वीज़ा या अपना वर्क परमिट जो है वो दिखा के ये वैक्सीन लगवा सकेंगे और ये नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर एंट्री इनकी हो जाएगी और बिल्कुल ये वैक्सीन बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए मौजूद है। 25 लाख की तादाद में ये डोजेस हमारे पास पहुंची हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि हमारे पास जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का डेटा है वो तकरीबन 8 लाख लोगों का है, तो ये सब इसके अंदर अकोमोडेट हो जाएंगे। अच्छा नौशीन साहिबा, ज़रा ये भी रहनुमाई कीजिएगा मेरी भी और आवाम की भी कि कौन से मुल्क में कौन सी वैक्सीन जो है उसका सर्टिफिकेट कबूल किया जा रहा है और क्या पाकिस्तान, हमारा मुल्क, यहाँ पर वो तमाम वैक्सीन लग रही हैं जो बैरून मुल्क काबिल कबूल हैं? जी, पाकिस्तान में चूंकि शुरू में ज्यादातर जो है वो चाइनीज वैक्सीन लगी थी, साइनोफार्म और साइनोवैक, तो उसका कुछ ममालिक में उसका इशू आ रहा था, मगर अब WHO ने जो है, चूंकि ये WHO से अप्रूव्ड है और WHO एक आलमी इदारा है, तो हुकूमत की कोशिश भी यही थी और WHO की कोशिश भी ये थी कि जो वैक्सीन उनसे अप्रूव की गई हैं वो दुनिया में एक्सेप्टेबल हों और ग्रेजुअली ये जो है ये यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका वगैरह में ये एक्सेप्टेबल हो रही हैं, क्योंकि अब अमेरिका की तरफ से भी जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर साइनोफार्म को एक्सेप्ट किया जाए। मगर उसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह आपको पता है कि एस्ट्राज़ेनेका भी पिछले दिनों लगती रही है, फाइजर भी लगती रही है और अब जो मॉडर्ना की खेप आई है, ये तमाम वैक्सीन जो हैं उन ममालिक में एक्सेप्टेबल हैं जहाँ पर चाइनीज़ वैक्सीन नहीं एक्सेप्टेबल और ये अब हमारे पास मौजूद हैं और इस्तेमाल भी हो रही हैं। अच्छा नौशीन साहिबा, अगर मैं वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात करूं तो ज़रा वैक्सीनेशन सेंटर्स की सूरत हाल से मुतालिक भी मुझे बताएगा कि सप्लाई चेन मुतासर ना हो, इसके लिए क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? के लिए एक मजबूत निज़ाम बनाया गया है डिमांड एंड सप्लाई का, मगर ये मैं आपको बता दूं कि जो मॉडर्ना वैक्सीन है ये हर वैक्सीनेशन सेंटर पे अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि ये -18 से -25 तक इसको रखना पड़ता है। इसकी सिर्फ ये उन सेंटर्स पे अवेलेबल होगी जो कि अल्ट्रा कोल्ड चेन जिनके पास मौजूद है और इसकी लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, पंजाब में भी जारी कर दी गई है, 14 डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब के ये अवेलेबल होगी और बाकी भी प्रोविंसेस में जहाँ पर इसकी फैसिलिटीज को स्टोरेज करने की मौजूद होगी वो यहाँ होगी, पर डेफिनेटली जो बड़े मास वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं किसी भी प्रोविंस के वहाँ पर ये मौजूद होगी, मगर इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है इसके स्टोरेज की वजह से। ठीक है, और लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगी कि बैरून मुल्क से मुख्तलिफ वैक्सीन की डोजेस तो आ ही रही हैं, इससे मुतालिक आप हमें बता भी चुके हैं, लेकिन पाक वैक की तैयारी से मुतालिक बताएगा कि पाकिस्तान इस वक्त यौमिया कितनी डोज तैयार करने की इस्तात रखता है? देखिए जी, पाक वैक पहले जब स्टार्ट हुई थी तो हमने पहला बैच तो 1,20,000 डोजेस का बनाया था, जब मुख्तलिफ ट्रायल के मरहल में से गुजरा था और फिर वो पास हुआ था। उसके बाद पिछले महीने जून के महीने में हमारे तकरीबन 9 लाख डोजेस बनी थी, पर अब इंशाल्लाह ताला इस महीने से ऑनवर्ड्स हमारे पास कैपेसिटी है कि हम 30 लाख डोजेस पर मंथ बनाएंगे और ये वो वैक्सीन है जो कि सिंगल डोज है, इसलिए जितनी वैक्सीन बनेगी उतनी पॉपुलेशन कवर होगी। ठीक है डॉक्टर साहिबा, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू करी थी। बहुत सारे लोगों को खदशा होता है जी कि अब वैक्सीन अगर आप लगवाने जा रहे हैं तो वैक्सीनेशन सेंटर पर ना आपको सुनने को मिलेगा। ऐसा नहीं है, आप जाएं तसल्ली के साथ जाके आप वैक्सीनेशन लगवाएं, सर्टिफिकेट हासिल करें, ताकि जब आवाम ने अब जो सहूलियत दे दी ना कि जनाब सिनेमा भी खुले हैं और अब आप शॉपिंग पे भी जा सकते हैं और रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के खाना भी खा सकते हैं, मशरूत है किससे कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की तो होता है कि फ़लाने मुल्क में जाने के लिए फ़लानी वैक्सीन लगवानी है। अब ऐसा नहीं है, दुनिया के किसी भी मुल्क में जाने के लिए मखसूस कोविड वैक्सीन की ज़रूरत नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आलमी इदारा बराए सेहत ने यह पाबंदी ख़त्म करके मुसाफिरों की मुश्किल आसान कर दी है। मज़ीद कराची से मुदस्सिर नज़ीर हमें बताएंगे।
सऊदी अरब और अरब अमारात जाने वालों के लिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाना अब लाजिम नहीं रहा। अमेरिका जाने के लिए भी फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीनेशन होना ज़रूरी नहीं। बरतानिया समेत यूरोप के किसी मुल्क में जाने के लिए भी मखसूस वैक्सीन लगवाने की पाबंदी भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि आलमी अदारा सेहत ने ऐलान कर दिया है कि WHO से मंजूर शुदा तमाम वैक्सीन तमाम ममालिक में काबिल कबूल होंगी। दुनिया का कोई मुल्क आलमी अदारा सेहत से मंजूर शुदा वैक्सीन को मुस्तरद नहीं कर सकता। साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीन लगवाने वालों के लिए भी ये खबर यकीनन खुशाइंद है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यही वैक्सीन इस्तेमाल हुई हैं। अब देखना है कि वो ममालिक जो मखसूस वैक्सीन की शर्त रखते हैं, क्या वो आलमी अदारा सेहत के इस एलामिये की बात पर अमल करते हैं या नहीं। ज़बरदस्त। तो SOPs पर अमल दरामद और तेज़ी से वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना फैलने का ख़तरा बरकरार है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, जिसका अंदाज़ा रवां हफ्ते एक बार फिर से हम देख सकते हैं कि केसेस में इजाफा हुआ है। 24 घंटे के दौरान 830 केसेस रिपोर्ट हुए। पिछले 2 रोज़ के दौरान केसेस 1000 से ज़ायद थे। सिंध में दीगर सूबों की निस्बत शरह ज़्यादा रही। इसके बरक्स अगर हम वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सिंध दीगर सूबों के मुकाबले में कई फीसद पीछे है। हालिया अदाद-ओ-शुमार से पता चला है कि इस्लामाबाद में 48, आज़ाद कश्मीर में 24% लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए खुद को रजिस्टर करवाया है, जबकि इसकी निस्बत अगर मैं सिंध की बात कर लूँ तो यहाँ पर सिर्फ 15% शहरी ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए खुद को रजिस्टर करवाया है। इन फिगर्स में कितनी सदाकत है इस समय दीगर मामला जो हैं उस पर हम भी बात करेंगे, और साथ ही साथ जो हैं मुख्तलिफ मामला जो सिंध के हवाले से लेकर उनके हवाले से भी बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब ने। कासिम साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो अदाद-ओ-शुमार हम भी अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ने में भी आ रहा है, आपके पास इस वक्त क्या इत्तलात है कि कराची में, क्योंकि स्पेशली जब हम कराची की बात करते हैं तो सिंध का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर ट्रांसमिशन रेट क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आपकी बात इस हद तक ठीक है कि कराची में इस वक्त जो है वो पॉजिटिविटी रेट बाकी सिंध के शहरों के निस्बत या बाकी मुल्क के शहरों के निस्बत थोड़ा ज़्यादा है। उसकी 2-3 ऑब्वियस रीज़न्स हैं। नंबर 1 के हमने और आपने जिस तरह से ये मिल के एक लोगों तक ये बात पहुंचाई भी सही, और आज भी हम दोबारा से इसी पे हमारा स्टैंड है कि वैक्सीन करवाना जितना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो इस वक्त वो जो हमने पहले दिन से लेकर 2020 से लेकर आज तक जिस बात का हम एम्फसाइज कर रहे हैं वो ये है कि अब लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं कि दे आर नॉट फॉलोइंग SOPs। और जब डिमांड ये करते हैं हमारे सारे मिलके, और ये जायज़ भी है उनका, ज़ाहिर है सब लोग एक ट्रॉमा के गुजरे हैं ट्रॉमा से, लेकिन ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बेशक अपना बिजनेस कारोबार खोलना चाहते हैं, गवर्नमेंट इज़ देयर टू ओपन फैसिलिटेट एवरीथिंग, लेकिन उसका ये कतन मतलब नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल ही वैक्सीन की तरफ भी आपका जो रुख है वो कम है। और जो SOPs की जो मतलब न मास्क पहनना है, न आपने डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, न आपने सैनिटाइजर की तरफ जाना है। और अमेजिंग आप बात ये देखें कि वेरी रिसेंटली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ मैं खुद चेक करने कुछ बड़े जो मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट्स यहाँ पर जो यहाँ काम करते हैं, वहाँ पर मैं खुद गया और मेरे साथ हमारे सेक्रेटरी हेल्थ साहब भी थे। हमने खुद जाकर विजिट किया और हमने जाके उनके वैक्सीन कार्ड चेक किए कि आपके पास, ज़ाहिर हमने एक NCOC ने और पर्टिकुलरली सिंध गवर्नमेंट ने तो इनिशिएट किया था जी कि जो लोग वैक्सीनेटेड हों वो आएँ और जो है वो अपना कारोबार भी करें। हमने उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि वहाँ के स्टाफ की सिर्फ 2% लोगों की वैक्सीनेशन थी। दिस इज रियली कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस इन सिंध पर्टिकुलरली, कि जो हम कारोबार के लिए आप एहतजाज करते हैं, पता नहीं उस पर जो है ना वो हमारा गिरबान पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी है एज अ शहरी, एज अ पाकिस्तानी, एज अ सिंध के शहरी होने के नाते जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है कि आप वैक्सीन भी करवाएं और उस तरह से SOPs को भी फॉलो करें। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जाहिर है उसकी जो
ट्रांसमिशन है, ये आपको खुद को पता है कि ट्रांसमिशन जो है वो ये तो नहीं देखती कि ये कारोबारी शख्स है या ये एग्जैक्टली कासिम साहब, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि सिंध की जानिब से बड़े सख्त इकदाम की बात की गई कि अच्छा जो वैक्सीनेशन नहीं कराएगा, जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, उसकी सिम ब्लॉक कर दी जाएगी, उसके साथ ये इकदाम भी होगा और इस तरह का कानूनी मामला भी पेश आ सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद सिंध जो है रजिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा पीछे है, 15%। ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। हम क्या समझें कि सख्ती या जो वो डंडा था जो उठाया गया सिंध गवर्नमेंट की जानिब से वो काम नहीं आया? देखें, ये सख्ती का ये काम है नहीं। अच्छा। इसमें जो है ना वो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है वो आपको मुझे सबको मिलके जो है ना वो बिहेवियर शो करना है, ताकि हम दुनिया के जो सफ़े हैं उसमें हम अपने दीनी फर्ज से भी, हम अपने समाजी फर्ज से भी, हम एथिकल ग्राउंड्स पे भी, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है आवर लव्ड वंस जो है ना उसका भी हमें ख्याल रखना है, जो हमारे खुद के प्यारे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, बराबर जो दोस्त हैं। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें गवर्नमेंट एक एक्सटेंड तक जाके सख्ती कर सकती है, ज़ाहिर हम मुल्क नहीं बंद कर सकते, ये हमारा प्रॉब्लम है। लेकिन यही लोग कल और आज बैठ के एहतजाज करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और लोग जो है ना वो बुरा भला गवर्नमेंट सरकारों को कहते हैं, और फिर उसके बाद जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो उस पे आप जो है वो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। ये गैर जिम्मेदाराना शहरी होने का फिर आप सबूत देते हैं। अच्छा कासिम साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो हम बता रहे हैं कि 15% जो हैं शहरी जो कि रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, 15% ने तो चले अपनी जिम्मेदारी निभा ली, ये 15% वो और जो नहीं करवा रहे वो, इनका ताल्लुक ज़्यादातर रूरल एरिया से है या अर्बन एरिया से? ये तो आपके पास फिगर्स होंगे। बिल्कुल, हाँ। इसमें देखें जो हमारा मिसाल एक जो कराची के अंदर आप देखें तो 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर ये परसेंटेज लोगों में ज़्यादा है। अच्छा। और उसकी एक ही तो रीज़न समझ में आती है क्योंकि हमारे पास बड़े वैक्सीन सेंटर जो है ना डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर हैं। मिसाल हमारा जो मैक्स वैक्सीन सेंटर एक्सपो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में फॉल करता है। इस तरह से बड़ी प्राइवेट और पब्लिक दोनों हॉस्पिटल्स भी वहाँ फॉल करती हैं। तो एक तो ये रीज़न है। लेकिन दूसरा हमारा साउथ डिस्ट्रिक्ट है कराची, जहाँ पर थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, तो लोग जो है ना वो ज़्यादा वैक्सीन करवाने आते हैं। अच्छा। लेकिन फिर वहाँ एक और भी है ना, वहाँ आप साउथ के अंदर आपके बड़े कारपोरेट इदारे भी वहाँ काम करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज वहाँ पर हैं, सरकारी गैर सरकारी जो है ना प्राइवेट बिजनेसेस के हब्स जो है ना उनकी ऑफिसेज वहाँ पर हैं। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है जो हमारा कोरंगी। वो कोरंगी भी इसलिए आता है कि वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पर लोगों को मैंडेटरी कर दिया गया है फैक्ट्रीज की जानिब से कि आप आए और वैक्सीन कराओ। फिर हमने उनको फैसिलिटेट किया है कि उनकी फैक्ट्रीज में जाके हमने वैक्सीनेशन की है। तो फिर जो है अच्छा ये कराची शहर की हद तक। अच्छा, उसके बाद हमें रूरल सोसाइटी में एक वक्त में हमने पूरा प्लान किया कि जी हम जो है वो हर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर मोबाइल वैक्सीन सेंटर बनाए ताकि वो दूर दराज के गांव तक जा सकें और आपके छोटे जो शहर हैं उनमें भी वैक्सीनेशन हो सके जी। फिर प्रॉब्लम यह है कि उस वक्त हमने ये जब किक स्टार्ट किया वैक्सीन कम हो गई। मैं यही आपसे पूछना चाहती थी कि मौजूदा सूरत हाल वैक्सीनेशन के हवाले से क्या है कि किसी किस्म की किल्लत का सामना तो नहीं है? नहीं, अभी देखें किल्लत बिल्कुल कहीं पर भी नहीं है और इस वक्त भी आपके पास +1 मिलियन वैक्सीन जो है वो आपके सेंटरों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपके मुख्तलिफ छोटे बड़े गांव जहां हमारे प्राइवेट रूरल हेल्थ सेंटर तक वैक्सीन अवेलेबल है। सही। लोगों को आना है और अब हम कल भी ये हमारा डिसीजन हुआ कि जी अब 2-3 चीज़ें हैं जिसपे मैं आपके थ्रू पाकिस्तान के और पर्टिकुलरली हमारे सूबे के शहरियों को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हम इस पर बड़े सीरियसली सोच रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि हमारे ऊपर नंबर 1 तो हमने ये जो हमारे जहाँ पर मंडियाँ लगेंगी कुर्बानी के जानवरों की उन तमाम के पे हमने जो है वो वैक्सीन सेंटर हमने कायम किए हैं कि वहाँ पर लोग आएँ, मेक श्योर हो कि वैक्सीनेटेड हों। और उसके बाद जो है वो दूसरा ये है कि आप वहाँ पर टेस्टिंग सर्विस भी देंगे। और तीसरा जो है वो ये है कि हम इस पे सोच रहे हैं कि अगर लोग इसी तरह से इसको फॉलो नहीं करेंगे तो वी विल
अप फॉर सेफ डेज एंड ईद डेज। हम उस पर भी हम ये सोच रहे हैं क्योंकि लोग ये शॉपिंग के लिए निकले या कुर्बानी के जानवर खरीद करने के लिए निकले, लेकिन आप उसको SOPs को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे। कासिम साहब, मैं यही पूछ रही थी कि ईद आ रही है, बड़ी ईद पे तो लोगों को वैसे ही बहुत बड़ी बड़ी खुशियां चढ़ी होती हैं कि बड़े बड़े जानवर खरीदने हैं, देखने हैं, मार्केट जाना है। खवातीन से ज़्यादा मर्द हजरात इस दिनों में मार्केट का रुख करते हैं। तो अगर यही ट्रांसमिशन रेट और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि कराची में कोविड फैलता रहा तो क्या होगा? आवाम को पाबंदियों का सामना दोबारा करना पड़ सकता है, मार्केट्स बंद हो जाएंगी, रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। मैं देखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आप इस वक्त दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर जो डेल्टा वेरिएंट, जिसको हम इंडियन वेरिएंट कहते हैं, वो वेरिएंट के बड़े बड़े केसेस यूके में स्प्रेड दोबारा से थाउजेंड्स में चला गया है। इंडोनेशिया एक और कंट्री है जहाँ पर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है। बांग्लादेश जो है वो इस वक्त कर्फ्यू की सूरत हाल में है। म्यांमार की भी यही सूरत हाल है, नेपाल की भी यही सूरत हाल है, जहाँ ये ट्रांसमिसिबल ज़्यादा है और लोगों को। और फिर इसके जो सिम्टम हैं वो कंपेयर टू जो हमारा प्रीवियस कोविड के सिम्टम थे उससे निस्बत ये थोड़े कॉमन सिम्टम्स हैं। लाइक फ्लू होता है बहुत, तो लोग समझते हैं कि फ्लू है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो फ्लू जो है वो एक सिम्टम है इस वेरिएंट का। ऐसा ही है, तो इसकी वजह से जो है, हाँ, इसकी वजह से स्प्रेड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और हमें और आपको सबको मिलके इस पे दोबारा से एम्फेसाइज करना है, दोबारा से हम इस पे पूरी तरीके से, गवर्नमेंट इज़ देयर टू, हम इस पे हैं कि आप हमें किसी तरह से हम इस बात से नहीं हटेंगे कि हम कोई लॉकडाउन की सूरत हाल हो जाए। और लेकिन दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर एंड रिस्पांसिबल कंडक्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है कासिम साहब, बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब। बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह हो गया है कि कोई वैक्सीनेशन सेंटर में जब भी आप जाते हैं तो ये नहीं होता कि वहाँ पे वैक्सीन मौजूद नहीं है। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी, और स्पेशली कराची और सिंध के लोग प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा आगे ले आएँ, और बाकी जो शहर है वो आपसे आगे निकल रहे हैं, आप भी थोड़ी सी हिम्मत बनाएं, जाएँ, खुद को रजिस्टर करवाएं, वैक्सीनेशन लगवाएं, ताकि आप एक अच्छे शहरी होने का सबूत दे सके। जब एक अच्छे शहरी होने की बात करते हैं तो एक अच्छा शहरी वही होता है जिसकी तालीम और तरबियत काफ़ी अच्छी हुई हो। लेकिन जब तालीम के मैदान से हम खबर देते हैं तो आजकल कुछ ऐसी खबरें होती हैं कि जनाब इम्तिहान हो रहे हैं लेकिन इम्तिहानी मराकिज़ पे सहूलियात नहीं है, इम्तिहानी मराकिज़ पे इंतज़ामात नहीं है। मैट्रिक इम्तिहानात हमने देखा कि बेशतर इम्तिहानी मराकिज़ पर पर्चे 1 से 1.5 घंटे की ताख़ीर से पहुँचे। कुछ सेंटर्स में बच्चों को पर्चा फोटो स्टेट के करके दिया गया। फिज़िक्स का पर्चा था और पर्चा सेंटर पहुँचने से पहले ही आउट हो गया। इसका ज़िम्मेदार कौन है? और अगर जो भी ज़िम्मेदार है उसको कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता तो बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ खड़ा है? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन कराची मैट्रिक बोर्ड शर्फ अली शाह साहब ने। शाह साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। हम सुनते तो ये होते थे कि बच्चे फेल हो गए, बच्चों ने मेहनत नहीं की, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि इम्तिहानी मराकिज़ फेल हो गया, मैट्रिक बोर्ड का जो इंतज़ामिया है वो फेल हो गया, क्योंकि बद इंतज़ामी देखी गई, बदनज़मी देखी गई। वजह क्या है? जिम्मेदार कौन आपको लगता है? आखिर हुआ क्या था? जी, शाह साहब हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब भी हम बच्चों की बात करते हैं, तलबा की बात करते हैं, तो ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। और जब बच्चों को बड़ी मुश्किल से राज़ी हम कर लेते हैं ना कि भाई फ़िज़िकल इम्तिहान आपने देना है। जी शाह साहब, अगर आप मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे बताएगा, ये जो कल हमने मामला देखा, बद इंतज़ामी हुई, इसका ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? और मुझे प्लीज़ ज़रा बताएगा, आवाम की आसानी के लिए, नाजरीन की आसानी के लिए, किसका ज़िम्मेदार था कौन? कराची में 447 सेंटर बनाए गए थे। अच्छा। जिसमें से ये बदअज़मी जो है वो 38 सेंटर्स में हुई। वहाँ पे इत्तेफाक ये हुआ कि हमारे CCO होते हैं जो सेंटर के इंचार्ज होते हैं, हमारे यहाँ पे 11 हब बनाए हुए हैं कराची में, जहाँ से उनको बोर्ड जो है वो पेपर हब वो स्कूल ही होते हैं, जहाँ से बाकी सेंटर्स को जो है वो CCOs ने पेपर कलेक्ट करके वो सेंटर अपने जो है मुकर्ररा सेंटर में पहुंचाने थे। जबकि ये 38 लोग जो है वो आए नहीं पेपर रिसीव करने के लिए। अच्छा। ये कोई कंस्पायरेसी थी, जिसको मैं यही कहूँगा, अगर 38 लोगों का ना आना ये एक जो बासमझ से जो है बालातर बात है। क्योंकि मैंने हाल ही में बोर्ड ज्वाइन किया है, हो सकता है मेरे खिलाफ हो चाहे सिस्टम के खिलाफ हो, तो वो 38 लोग आए नहीं, जिसकी वजह से बाकी हमारे स्टाफ को जो पता चलता गया और वो फिर
वहाँ से पहुँच के हब से मुख्तलिफ सेंटर्स में पेपर पहुँचा देंगे। और यही वजह थी कि पेपर जो है वो जो है 447 सेंटर्स में से 38 सेंटर्स पे लेट पहुँचा। तो ये जो आप जिन 38 लोगों की बात कर रहे हैं, ये इनके खिलाफ अब कोई कार्रवाई हुई या पता चला है कि जैसे आप खुद कह रहे हैं? उनकी जो है वो तकर्री के जो है वो हुक्मनामे जो ऑर्डर जो थे, लेटर्स जो थे वो मंसूख कर दिए हैं। और हमने अब जो है वो डायरेक्ट जो है वो सुपरिटेंडेंट जो इंचार्ज एक्सटर्नल सुपरिटेंडेंट इंचार्ज बनाए थे, उन पे जिम्मेदारी रखी है कि अब वो पेपर कलेक्ट करेंगे और वो पेपर जो है वो सेंटर्स तक पहुंचाएंगे। अच्छा, और ये जो एडमिट कार्ड वाला मसला था कि नहीं दिया गया और लंबी लंबी कतारें लगी, इसकी ताखीरी और ना देने की वजह क्या थी सर? नहीं, ये अगर जो आप समझे कि जो है 4.25 लाख लोगों में से अगर 4000 लोगों को जो है वो थोड़ी दुश्वारी हुई, क्योंकि आखिर तक अब जो है हम फॉर्म वसूल करते रहे। अच्छा। वसूल करते रहे और जो देर से आते गए रोजाना 2-3 फॉर्म रोज आखिर तक आते रहे, तो उनको जो है वो एडमिट कार्ड देर से जारी किया गया। अब एक दिन जमा कराएंगे तो दूसरे दिन एडमिट कार्ड मिलेगा, उसी वक्त नहीं मिल सकता। तो आखिर दिन तक जो है वो हमने लेते रहे ताकि कराची के बच्चों को जो नुकसान हुआ है, जो उनका टाइम जाया हुआ है, ताकि वो भी इस इम्तिहान में शरीक हो सके। अच्छा, और ये आप कह रहे हैं कि सब बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एडमिट कार्ड मिला है, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसे एडमिट कार्ड नहीं मिला? नहीं, वो हो सकता है जो आखिरी दिनों में जमा कराया हो। अच्छा, जिन्होंने टाइम पे जमा करा दिए थे, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो रह गया हो। अच्छा, और शाह साहब ये जो हम बात करते हैं कि 2 साल के बाद एक पर्चे का मुनक्किद होना, और जैसे कि आपने भी 48 लोगों का जिक्र किया, ये बद इंतज़ामी क्यों थी? क्या पहले इन्फॉर्म नहीं था, या उन लोगों को एतमाद में नहीं लिया गया था, या कोई और ज़ाती रंजिश थी? उनको जो है लेटर जारी कर दिए गए थे और जो है वो उनसे बताया गया था कि वो बात भी हुई थी। अच्छा। लेकिन कोई और वजह है जिसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है बोर्ड के जो है वो टॉप सीनियर 3 अफसर्स पे मुश्तमिल, जो 2 दिन में हमें रिपोर्ट पेश करेगी कि असल वजह इसकी क्या थी। अच्छा। इसलिए हमने सीसीओ सिस्टम को बीच से निकाल दिया है ताकि डायरेक्ट जो है एग्जामिनर जो है सुपरिटेंडेंट एग्जामिनर जो है वो आए और वो आके जो है वो पेपर वसूल करे। और जो हमने 11 हब बनाए थे, अब हर टाउन का अलग हब बना दिया है जी। अब वो जो है हमने 18 हब बना दिए ताकि थोड़ा करीब हो सके पेपर कलेक्शन में उन लोगों को। अच्छा, एक लास्ट में मुझे एक कमेंट दे देंगे, जो पर्चा आउट हुआ है इसकी भी कोई इंक्वायरी की गई? हाँ, पर्चा आउट हुआ है तो वहाँ पर जो है वो पेपर पहुँचने सेंटर में पहुँचने के बाद हुआ है, वो सेंटर पहुँचने के बाद हुआ है और 7 मिनट 8 मिनट पहले जो है आउट हुआ है। 4 मिनट सर 4 मिनट, हाँ 4 मिनट पहले आउट हुआ है। तो वो वहाँ पे जो है वो पेपर जो है खोला जाता है और लोगों को जो है ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से वहाँ किसी क्या कहते हैं कि इन्विजिलेटर ने कोई निकाला है, तो वो जो है वो इसकी जो है वो पेपर सेंटर पे पहुंचने के बाद अगर जो है इन्विजिलेटर कोई आउट होता है तो ये जो है वो इन्विजिलेटर की जिम्मेदारी है। अच्छा। और हम जिस सेंटर से कोई अगर हमें कोई रिपोर्ट मिलेगी तो डेफिनेटली उस सेंटर के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है। शरफ अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू है, लेकिन इंतजामात बेहतर होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल इससे जुड़ा है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। खूबसूरत पख्तूनख्वा की बात हो जाए तो पाकिस्तान की सरजमीन पर कुदरत ने ऐसे अनोखे और हैरान कुन मकामात पैदा किए हैं जनाब के देखने वाले दंग रह जाते हैं। ऐसे ही मकामात में हसीन तरीन वादी चित्राल की तहसील खोरो भी है, जहाँ का गर्म चश्मा दुनिया भर में मशहूर है। मकामी लोगों का अकीदा है, उनका ये कहना है कि जिन लोगों को जोड़ों का दर्द होता है या वो जल्दी अमराज में मुब्तला होते हैं तो वो गर्म चश्मे में नहाएं तो उनका ये मरज़ दूर हो जाता है। अब ये पढ़ के तो मुझे लगता है कि मैं अपनी अम्मा को फ़ौरन ले जाऊँ क्योंकि उन्हें जोड़ों का बहुत दर्द होता है। खैर, महकमे सयाहत खैबर पख्तूनख्वा की मदद से मोहम्मद शुएब, जिन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक है, वो चले गए गर्म चश्मे तक पहुँचे। वहाँ उन्होंने क्या कुछ देखा उन्हीं की ज़ुबानी आपको दिखाते हैं।
पाकिस्तान के अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पहुंचना मुश्किल है। कई इलाके ऐसे हैं जो अब तक एक्सप्लोर नहीं हुए। जो एक्सप्लोर हो रहे हैं इलाके, जब उनकी बात करते हैं उसमें भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पहुंचना मुश्किल होता है, जहां कम टूरिस्ट आते हैं। आज मैं मौजूद हूं जिस इलाके में, इसका नाम है गरम चश्मा। नाम है गरम चश्मा क्योंकि यहाँ पर वाकई है गरम चश्मा, और ये इतना गर्म पानी है कि इसमें आप 1 सेकंड के लिए सिर्फ हाथ लगा सकते हैं। बहुत गर्म पानी है ये, हज़ारों साल पुराना ये चश्मा है। अगर मैं इस गरम चश्मे की लोकेशन से मुतालिक आपको बताऊं तो चित्राल से 2 घंटे की मुसाफत पर ये गरम चश्मा का इलाका है, और इसके 2 घंटे बाद गबूर और शाह सलीम, ये 2 गांव हैं। ये पाकिस्तान की आखिरी हद है। इसके बाद बदख्शां सूबा अफगानिस्तान, उसकी हद स्टार्ट हो जाती है। चित्राल और अफगानिस्तान, इसके बीच में ये गरम चश्मा का इलाका। हम यहाँ पर आए, तवील रास्ता था, कठिन रास्ता था, मुश्किल रास्ता था, लेकिन खूबसूरत रास्ता था। बड़े प्यारे यहाँ के लोग। यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ के नज़ारों में खो से जाते हैं। मैं गुजरते गुजरते जिन लोकेशन से आया, मुझे सबसे जो ज़्यादा दिल को भाया वो ये पॉइंट था। तो टूरिस्ट जो यहाँ पर आते हैं वो गरम चश्मा, अगर यहाँ पर ना भी आए, जिस होटल में स्टे करें तो वहाँ पर होटल के अंदर भी पानी गर्म आ रहा है, पूल है तो वहाँ पर भी पानी गर्म है। नीचे लेकर जाएंगे, आपको दिखाएंगे जो होटल्स यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ टूरिस्ट आते हैं तो कितना यहाँ पर वो खुश होते हैं, कितना सुकून से यहाँ पर रहते हैं। और जब यहाँ पर ठंडा मौसम होता है, जब पहाड़ पर होती है बर्फ़, यहाँ पर भी होती है बर्फ़, तब भी ये पानी होता है गर्म। हर तरफ जो इस वक्त हमें चोटियाँ नज़र आ रही हैं, स्पेशली ऑन द राइट साइड, बर्फ़ से ढकी वो चोटियाँ हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं ये। लेकिन जो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप बैठेंगे और इस पानी को देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। बहुत गर्म पानी है। कहा यह जाता है सल्फ़र का कंटेंट इसमें ज़्यादा है। कुछ ऐसी प्लेट्स हैं जिसकी वजह से ये पानी गर्म रहता है, और इस पानी से मुताल्लिक ये भी कहते हैं कि इसमें शिफा है। ये भी कहा जाता है यहाँ के रहने वालों की जानिब से, अगर स्किन की कोई डिजीज़ हो, इस पानी से आप नहाएं तो वो ठीक हो जाती है। इससे मुझे याद आ गया कि कराची में भी तो ऐसा ही है, वहाँ पर भी तो इसी तरह का एक गर्म चश्मा है जिससे मुताल्लिक भी कुछ ऐसी ही बातें मंसूब की जाती हैं। तो यहाँ पर आए, अब लेकर चलते हैं आपको नीचे, क्योंकि बड़ा ऊपर हमें इस पहाड़ पर चढ़कर आना पड़ा इस पॉइंट को देखने के लिए। अब कवर कर दिया है इन्होंने, थोड़ा डेवलप कर दिया है इसको, और अब ये पानी इसी तरह चैनलाइज होकर नीचे जाता है। दिखाते हैं जिस तरह से पानी नीचे जा रहा है और होटल्स में पानी आ रहा है। और मुख्तलिफ पॉइंट्स पर वाटर स्टोरेज टैंक्स बनाए गए हैं, और इसी तरह फिर ये पाइप्स के जरिए इस पानी को नीचे आबादी तक ले जाया जा रहा है। मस्जिद, होटल्स तक लेकर गए हैं। पहुंच चुके हम इस मस्जिद के पास, और इस मस्जिद में बाकायदा इंतज़ाम है कि अगर बाहर से कोई शख्स आए, कोई टूरिस्ट आए और वो यहाँ पर नहाना चाहता है तो गर्म हमाम टूरिस्ट के लिए भी, तो मदरसे के लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी, कि आप आएँ यहाँ पर और उस गर्म पानी से नहाएं और आगे चले जाएं। चलते हैं अंदर। कुदरती गर्म पानी पहाड़ों से आ रहा है, चश्मे से आ रहा है, और यहाँ मस्जिद में स्टोरेज टैंक, और यहीं से फिर इस पानी को सप्लाई किया जाता है और इस इतने गर्म पानी को मिक्स किया जाता है क्योंकि अदरवाइज़ यू कैन नॉट टच इट। बहुत ज़्यादा गर्म पानी है ये। अब ये तो हमने बात की मस्जिद की, अब आपको लेकर चलूँगा नीचे होटल्स में कि वहाँ पर भी इसी तरह का निज़ाम है कि पानी वहाँ पर गर्म आ रहा है, और वहाँ पर जो पूल्स हैं, जो वॉशरूम है, वहाँ पर भी पानी गर्म इसी तरह से आता है, मिक्स किया जाता है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। और गरम चश्मा जहाँ से पानी आ रहा है वो तो पॉइंट हमने आपको दिखाया, लेकिन यहाँ पर सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी वो ये लगी, दूर दराज इलाका होने के बावजूद डेवलपमेंट बहुत हुई है। जितने यहाँ पर होटल्स हैं, जितनी टूरिस्ट के रहने की जगह बनी है, वहाँ पर वो गर्म पानी आ रहा है। इस वक्त भी मैं एक होटल पहुँच चुका हूँ और होटल में ये कैंप्स भी लगाए हैं इन्होंने बाहर से। अगर आप कैंपिंग का मज़ा लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है कि यहाँ पर आप आराम से इन कैंप्स में सोइए, सेफ़ एंड सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में। सुबह सुबह उठ के यहाँ से आराम से अपना नज़ारा कीजिए, शानदार सनराइज़ देखिए, माउंटेन्स देखिए, ग्रीनरी देखिए, और आराम से यहाँ पर इवन फैमिली के साथ आप भी अगर रहना चाहें, कि साथ ही ज़रा होटल के रूम्स भी हैं, और आप अगर यहाँ पर रहना चाहें कुछ देर के लिए तो आप रह सकते हैं। लेकिन और अच्छी बात क्या है कि ऊपर तो मैंने आपको दिखाया था जो गर्म पानी आ रहा है, लेकिन होटल के अंदर वही गर्म पानी, वही सल्फ़र वाला पानी पूल के अंदर भी है। हॉट पूल है यहाँ पर। उसके अलावा यही पानी अंदर वॉशरूम्स में भी आ रहा है, वहाँ पर भी टब्स बने हुए हैं कि आप आराम से वहाँ पर भी इस गर्म पानी का मज़ा ले सकते हैं। तो जनाब ये रहा वो पूल। मैं जाऊँगा अभी इस पूल के अंदर। आप ज़रा देखिए कि आसपास का नज़ारा कैसा है। ये
कैंप्स देखिए और ऊपर पहाड़ की चोटियाँ देखिए। मैं जा रहा हूँ अंदर और मैं ज़रा चेंज करके पहुँचता हूँ पूल में। आप आइए मेरे साथ। ये उठता धुआं, ये गर्म पानी, मौसम ठंडा है। रात हम जब स्टे कर रहे थे यहाँ पे तो हमने बाकायदा कंबल और रज़ाइयाँ ली। बहुत ठंड थी इधर, लेकिन ये है पानी गर्म जनाब, गर्म चश्मे का गर्म पानी जिसके अंदर आ गए हैं हम। ओ माय गॉड, ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन पानी है। बेशक हो ठंड, लेकिन इस गर्म पानी में आप आराम से आके कुछ देर स्विमिंग करें। तो अब मैंने आपको दिखाया था ऊपर से जहाँ से पानी आ रहा था, तकरीबन यहाँ पर हर होटल में कुछ ना कुछ इंतज़ाम किया, लेकिन ये सबसे बेहतर होटल था जहाँ पर हमें ये पूल नज़र आया जिसमें गर्म पानी, अंदर वॉशरूम्स में भी बाथ टब्स और वहाँ पर गर्म पानी है। करते हैं स्विमिंग, माइक रखता हूँ बाहर और स्विमिंग करते हैं इसमें कुछ देर के लिए। सुना है इस पानी से मुताल्लिक कि इसमें सल्फ़र होता है, इसके स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो मैं जा रहा हूँ स्विमिंग करने, देखिए। स्विमिंग कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। नाम है गर्म चश्मा और वाकई यहाँ पर गर्म चश्मा फील होता है आपको। तो पूल में गर्म पानी रिकमेंडेड टाइम यह है कि या तो आप रात को स्विमिंग करें या आप अर्ली द मॉर्निंग स्विमिंग करें। दिन में करेंगे 12-1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, वो भी समर्स में। दिन में थोड़ी सी गर्मी यहाँ पर होती है क्योंकि पूरे पाकिस्तान में गर्मी है, लेकिन सर्दियों में तो 24 आवर्स आप यहाँ स्विमिंग करें। समटाइम्स ये भी होता है बाहर स्नो होती है और ये गर्म पानी होता है, तो बड़ा मज़ा आता है। तो गर्म चश्मा दूर ज़रूर है, ये इलाका दूर ज़रूर है, लेकिन यकीन जानिए डेवलप्ड है। यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आएंगे पूरे मुल्क से, इवन बाहर से कहीं से, तो उनके लिए यहाँ पर होटल्स का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। पहुँचना तवील ज़रूर है, रास्ता कुछ जगहों पे ख़राब ज़रूर है। 4x4 पे आप आइए, लेकिन जब आप पहुँचेंगे रास्ता भूल जाएंगे, थकन उतर जाएगी जब इतना खूबसूरत माहौल देखेंगे और एक गर्म चश्मा, इसका ये पानी आप इसमें एंजॉय करें, स्विमिंग करें। तो गर्म चश्मा जैसा नाम वैसा यहाँ का माहौल, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पर बहुत कुछ है आपको दिखाने को, दिखाऊंगा आपको। गर्म चश्मा के इस मकाम पर फूल भी हैं और फल भी हैं, खुबानी भी है, अखरोट भी है, सेब भी है, चेरी भी है। इतनी ज़बरदस्त चेरी, और चेरी पककर तैयार है। तो चेरी खाने के लिए हम तैयार हैं। तैयार हो देखने के लिए कि हम चढ़ने लगे दरख्त पर खाएंगे चेरी? आइए मेरे साथ। तो आ गए हम दरख्त के ऊपर और अब हम तसल्ली से खाएंगे चेरी। तो जनाब ये देखिए, फ्रेश फ्रॉम द ट्री। सबसे जो खूबसूरती है ऐसे इलाकों की वो ये है, ताज़ा फल मिलता है, ऑर्गेनिक, प्योर, कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखते। मार्केट में जाने से पहले ही जो यहाँ पर टूरिस्ट ज़ाहिर आएंगे वो खा लेते हैं। सेब भी तैयार नहीं है, चेरी तैयार है। यूँ तो आपके शहर में भी है, लेकिन इस जैसी नहीं है। चलें जी, आप भी जाएं, गर्म चश्मे की सैर करें और वहाँ पे ताज़ा चेरी भी खाएं और गर्म चश्मे में नहाएं भी। हम आगे बढ़ते हैं और हिम्मत और हौसले की मिसाल हम जिक्र जब भी करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक ऐसा टैलेंट आपके सामने हम रख रहे हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, जिनकी हिम्मत, जिनका हौसला उनके लिए मिसाल बन गया, उनके साथ ही साथ दूसरों के लिए मिसाल और मशअले राह बना। मुल्तान का नौजवान सबके लिए मिसाल बना है। तालीम से मोहब्बत करने वाला 21 साल हाफिज अली नान चने की रेड़ी लगाता था और ACC के तालीमी अखराजात वो खुद उठा रहे हैं। रिपोर्ट हमें करेंगे आसिफ बलोच। वसाइल की कमी मगर हौसले बुलंद, मुल्तान के नौजवान हाफिज अली रजा ने मिसाल कायम कर दी। दिन भर वालिद के साथ रेडी पर नान चने फरोख्त करने वाला ये होनहार नौजवान ACCA की आला तालीम हासिल कर रहा है। इसकी फीस पाउंड में अदा करना पड़ती है। मेरे बाबा की अब तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, तो हमारे कोई हालात भी इतने बेहतर नहीं है कि कोई बाबा शगीद रख सकें या कुछ इस तरह से मैनेज कर सकें। तो फिर मैं उनकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे आता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से अल्लाह ताला सब हमारा काम मैनेज कर रहे हैं।
हाफिज अली ने ACCA में अपनी भरपूर मेहनत से 98% नंबरों से 8 इम्तिहान पास करके अपने मेहनतकश बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। मुझे अपने बेटे पे बहुत फख्र है। मेरा बेटा पढ़ाई भी कर रहा है और वो अपना मेहनत भी कर रहा है, साथ काम भी कर रहा है। मैं अपने बेटे पे बहुत खुश हूँ। मेहनती नौजवान अपनी जिंदगी में आला मकाम हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। अली रजा ने साबित किया कि अगर पढ़ने की लगन हो तो कोई भी मुश्किल आपकी राह में रुकावट नहीं बन सकती। कैमरामैन अदनान सयाल के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। मंडी में बड़ा, घर लाते ही छोटा, ये मेरे जानवर को क्या हो गया, क्या हो गया? फल भूसी कुट्टी, जानवर को क्या खिलाऊं, मोटा कैसे बनाऊं? 2, 4, 6 दांत का चक्कर। मंडी लवर्स को लुटने से बचाएंगे, हर रात से पर्दा उठाएंगे। तो जनाब अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। मंडी में बड़ा, घर लाते ही छोटा, ये मेरे जानवर को क्या हो गया, क्या हो गया? फल भूसी कुट्टी, जानवर को क्या खिलाऊं, मोटा कैसे बनाऊं? 2, 4, 6 दांत का चक्कर। मंडी लवर्स को लुटने से बचाएंगे, हर रात से पर्दा उठाएंगे। तो जनाब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि अगर आपको मन्नत मांगनी है या पूरी होने वाली मन्नत के लिए दोबारा से रुजू करना है तो 1.5 घंटे तक पैदल नंगे पांव चलना पड़ेगा। अब जो लोग मन्नत मांगने पर और मन्नत उठाने पर यकीन रखते हैं उनको बड़ी दिलचस्पी होगी इस कहानी में। आप भी दिल्ली से जानते हैं कि मामला है क्या। 7.5 किलोमीटर का पहाड़ी, 1000 के करीब सीढ़ियाँ, तपती धूप में नंगे पांव और तवील सफर। इस्लामाबाद में मौजूद लोहे दंदी का ये रास्ता जा रहा है बड़ी इमाम की चिल्लागाह पर, जो अकीदत को ऊंचाई तक ले जाता है। अकीदत की सीढ़ियाँ। ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के गई हैं, नंगे पाँव गई हैं, तो क्या था दिल में कि आज इतनी दूर में जाऊँ? बस एक मुसलमान है जिसका दिल काफिर है, उसका मैंने बस अच्छा इंसान बनाना है, अपनी तरफ लाना है बस। ये कहानी सिर्फ एक खातून की नहीं, हजारों लोग मन में मुरादें लिए बड़ी इमाम की चिल्लागाह का रुख करते हैं। नाम रखा गया लोहे दंदी, सरकार की वजह से बहुत अरसा ये गैरबाद रही, फिर इबाद हो गई। ये बहुत अफजल जगह है। यहाँ माजूरी भी मजबूरी नहीं, सीढ़ियाँ खुद चढ़नी हैं। बुढ़ापे में सहारा जरूर लिया, मगर कदम सीढ़ियों से दूर ना किया। ज़ियारत करना वास्ते आया सी, यानी कि अल्लाह मंजूर करे। मन्नत पूरी हुई है और नंगे पाँव आए, अभी जा रहे हैं। मन्नत हो तो फिर वो ज़ाहिर बात है, धूप भी हो तो लगती नहीं है, गर्म जमीन भी फिर तो नहीं लगती। ये सीढ़ियाँ सिर्फ मनते मुरादे मांगने वालों के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए खुली हैं। गर्मी भी इधर बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ साथ हमने एक्सपीरियंस भी किया है और कुछ लोग हमने देखे कि वैसे चलते जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं रुक रहे। 7.5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ज़ायरीन देव पत्थर को भी देखते हैं। जोहर के बाद ना नफल वगैरह नमाज पढ़ रहे थे, तो वो जो देव था वो आपको हर रोज़ तंग करता। इमाम पर सरकार उसको मना किया कि ऐसा ना किया करो, मैं नफल पढ़ रहा हूँ, कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ, मुझे तंग ना किया करो। एक बार सरकार उसको पत्थर पकड़ा, उसको मारा तो जिन हो गया था, उसकी टांग बाहर आ गई थी। दिन हो या रात, ये चिल्लागाह 24 घंटे ज़ायरीन के लिए खुली रहती है। अकीदत की इन सीढ़ियों में सबसे मुश्किल मुकाम ये है जहाँ पर आने वाले थकन के पास डरते हैं, जबकि वापस उतरने वाले इन सीढ़ियों की ढलवान से। आबिद अली, समा, इस्लामाबाद।
तो जो लोग मन्नत मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं, और जब मुरादें या मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो चढ़ावे चढ़ाने के लिए और मन्नतों को पूरा करने के लिए सीढ़ियाँ हों या लंबी सड़कें हों या फिर सुबह के वक्त नंगे पाँव सड़कों पर दौड़ना हो, उनके लिए सब कुछ जो है ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और अवामी दिलचस्पी की मज़ीद बातें कर लेते हैं। कुर्बानी के जानवर की ख़रीदारी के लिए जो लोग जो शहरी हैं और जो व्यापारी हैं, जब वो मंडी जाएंगे तो जनाब अब वायरस से बचाव की उनकी जो कोशिशें हैं उनको तेज़ कर दिया गया है। कराची की मवेशी मंडी में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया है, जहां आज से व्यापारियों और शहरियों की वैक्सीनेशन की सहूलत मुयस्सर होगी। यानी अब जो शहरी ये कहते हैं ना कि हम वैक्सीनेशन सेंटर पर जाते हैं और वहाँ पे वैक्सीनेशन मौजूद नहीं होती, जो कि झूठ है। अब जब वो मंडी जाएंगे ना तो वैक्सीनेशन कराना लाजिम होगी। तो जनाब इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान मवेशी मंडी यावर रज़ा साहब ने। यावर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मंडी तो कराची की हमेशा से बहुत बड़ी लगती है और कराची की मवेशी मंडियों की धूमें बड़ी होती हैं क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी मवेशी मंडियाँ कायम होती है। अब यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए कितने बूथ्स कायम किए गए हैं, क्या इंतज़ाम किया गया है, क्या इसके लिए मैकेनिज़्म बनाया गया है? बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया, समा का शुक्रिया कि हर चीज़ पे समा की नज़र होती है। हम कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले समा जो है इसको रिपोर्ट करता है। अच्छा, पहले तो मैं आपकी इस बात पे भी दोबारा से एक बार बता दूं कि ये मंडी कराची वालों के लिए एक प्राउड है। ये दुनिया की, अगर आप ऐसे रिसर्च करें तो दुनिया में ऐसी मंडी नहीं लगती। हम वैसे एहतियात के तौर पे हम कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी, और कराची वालों को इस बात का प्राउड है कि ये कराचीइट्स जो है इसको होस्ट करते हैं। अच्छा, अब इसीलिए तमाम मंडियों से ये मुख्तलिफ मंडी है। यहाँ की जो कैपेसिटी है वो 6.5 लाख जानवर की कैपेसिटी है एट अ टाइम, और इसका रकबा भी 900 एकड़ से जायद का रकबा है। और अभी तक करंटली मैं आपको से पोजीशन बता दूं कि इस वक्त पे 2 लाख प्लस जानवर इस मंडी में आ चुके हैं, और जो कि आते भी आपको पता है कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK से आते हैं, पूरे पाकिस्तान से आते हैं, पूरे पाकिस्तान से। अब जब हमने कहा पूरे पाकिस्तान से व्यापारी भी यहाँ आएंगे, हमारे रूरल एरिया के ज्यादातर लोग यहाँ पहुंच, मतलब आप जितना भी यहाँ व्यापारी है वो सारा रूरल से बिलोंग करता है। सही है। इस बात पे हमने रिक्वेस्ट की थी हमारी सूबाई हुकूमत से, उस पे उन्होंने नोटिस देते हुए और हमें वैक्सीनेशन सेंटर कायम करके दिया यहाँ पे, जिसपे आज दोपहर 12 बजे के बाद वैक्सीनेशन का अमल स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये 12 बजे के बाद से कितने बजे तक के लिए होगा? अच्छा, डे एंड नाइट। वैसे इसका रेगुलर टाइमिंग सुबह से अर्ली होगा स्टार्ट, और हम रात 12 बजे तक इसको करेंगे, तो सुबह और शाम आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, इसका तरीक़ेकार ये है कि एक तो पहली बात ये कि इस वैक्सीनेशन सेंटर पे क्योंकि ये व्यापारियों के लिए फोकस किया गया है, मतलब इसकी पहली अहमियत हमने दी है व्यापारियों को। तो व्यापारियों को क्योंकि किसी ने एक डोज यहाँ लगाई तो बाद में दूसरी डोज कहाँ लगाएगा, तो ये हमारी रिक्वेस्ट पे सिंध हुकूमत ने हमें सिंगल डोज वाला कैंसाइनो वैक्सीन जो है प्रोवाइड की है। अच्छा। जो कि हम व्यापारियों को सिंगल डोज वैक्सीन लगा सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, और जिस तरह से पब्लिक भी आ रही होती है तो हमने पब्लिक से भी कहा है कि आप यहाँ पे इस वैक्सीनेशन सेंटर से मुस्तफीद हो सकते हैं, तो उस पे हम वो डबल डोज की भी हमारे पास है। अच्छा, कुछ व्यापारी जो पहले एक डोज लगवा चुके हैं किसी और शहर से, लाहौर से, भावलपुर से, मुल्तान से, तो उनको हमने कहा है कि आपको यू हैव टू इन्फॉर्म अस 2 days बिफोर। वो उसका डाटा बन जाता है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको वो डबल डोज वाली लगवानी है, तो उसको हम 2 दिन के अंदर प्रोवाइड करेंगे तो वो लगेगी। सही है। अच्छा, हमारी मोबाइल टीम्स है जो आपकी, क्योंकि व्यापारी बाकी आबाद हो चुके हैं, तो उनके पास जाके हर एक का वैक्सीनेशन कार्ड बने, उनको इन्फॉर्म करें कि जाए जी आप अपनी जगह पे। इसके लिए आप पूरी मंडी में आप इन्फॉर्म करें थ्रू लाउड स्पीकर्स कि आप व्यापारियों पे पाबंदी है कि वो आएं और अपने आप को वैक्सीन कराएं, अपने अमले को वैक्सीन कराएं। तो ये सारा प्रोसेस है। सही है। अच्छा, ये तो आपने व्यापारियों के हवाले से बता दिया, खरीदारों के हवाले से आप मुझे बताएं कि कोई खरीदार आ रहा है तो क्या मंडी के एंट्रेंस पे ऐसा कोई सिस्टम है कि पहले वो अपना कार्ड दिखाएगा, सर्टिफिकेट दिखाएगा कि जी वो वैक्सीनेटेड है, उसने वैक्सीनेशन करा ली है, ये उसके पास सर्टिफिकेट है, वो फिर अंदर एंटर होगा। अगर उसने वैक्सीनेशन नहीं कराई तो उसको बूथ में भेजा जाएगा, जी पहले आप वैक्सीनेशन कराएं, आप फिर अंदर एंटर हो सकते हैं। अच्छा, अभी तक हमने उस सबसे पहला फोकस रखा है व्यापारी। हम व्यापारियों से बिल्कुल अपने आप को कवर कर लें, तो उसके बाद हम सेकंड उसके ऊपर हम समा के साथ मिलकर ये कैंपेन भी चलाएंगे कि जी आप विदाउट वैक्सीन अंदर नहीं आ सकते। तो पहला अमल ये है कि जिन लोगों के पास आप आ रहे हैं वो वैक्सीनेटेड हो, उनका अमला वैक्सीनेटेड हो। तो ये सबसे पहला फोकस है। और सेकंड फोकस यही होगा कि हम अभी तो आप इस सहूलत को अवेल कर सकते हैं, जो भी हमारे आ रहे खरीदार वो उस वैक्सीनेशन सेंटर से
वैक्सीन लगवा भी सकते हैं, अपनी सेकंड डोज भी करवा सकते हैं, अपनी एक डोज वाली वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। तो हर तरह से हमने कोशिश किया कि हम उनको काउंटर करें। और यावर साहब, क्या उम्र की कोई कैद है? क्योंकि ये वो मंडी जहाँ पे हर बच्चा आना चाहता है, हर बुजुर्ग शहरी आना चाहता है, इवन खवातीन भी रुख करती है मंडियों की, चले विंडो शॉपिंग हो जाएगी, देख लेंगे कौन सा जानवर कितना खूबसूरत है। तो क्या ऐसा है कि बच्चों के आने पे या बुजुर्ग शहरियों के आने पे पाबंदी हो? अच्छा देखें, इस पे पाबंदी सच कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि आप पहले ही घर से निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वहां पहुंचे तो आप सैनिटाइजर गेट्स लगे हुए, तो 26 गेट्स हमने लगाए हैं सैनिटाइजेशन गेट्स। तो आप उसके अंदर से होके गुजरें। फिर उसके बाद अपनी रश ना लगाएं। आप जानवरों को बिला वजह हाथ मत लगाएं, अवॉइड करें। अच्छा, घर से आते हुए ही हमने सबसे पहले ही कैंपेन चलाई कि आप बच्चों को मत लाएं। लेकिन जो वो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है या वो बुजुर्ग जो एज के उस हिस्से में कि जिसको आपको ज्यादा वायरस की इन्फेक्शन हो सकती है, हमने पहले से कैंपेन चलाई कि आप मत लाएं उनको। तो क्योंकि असल में कई जगह प्रॉब्लम ये होती है कि एक खातून है, वो अपने साथ बच्चों को लाई, वो कहती है मैं तो सिंगल मदर हूँ, मैं घर का छोड़। इस तरह कई प्रॉब्लम्स हैं लोगों के साथ, बहुत से मसाइल हैं, और इस वजह से आपको हर चीज को ख्याल करना पड़ता है। हर शहरी की जरूरत को मद्देनजर रख के फिर आपको कोई ना कोई कदम उठाना पड़ता है। और इस दफा हम क्या देखेंगे, क्योंकि हमने लास्ट ईयर देखा था कि मंडी की टाइमिंग्स बड़ी महदूद हो गई थी, इस दफा भी ऐसे ही कुछ होगा? अच्छा देखिए, एनसीओसी और सिंध टास्क फोर्स के साथ हम मुसलसल राब्ते में हैं। आज भी हमने कमिश्नर कराची से इस बात की फिर तायीद करवानी है कि देखिए कराची हाइट्स का प्रॉब्लम क्या है। कराची हाइट्स का प्रॉब्लम ये है कि ये बाकी सूबों से थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ का मैकेनिज्म। यहाँ पे इवनिंग के आवर्स ज्यादा है, वर्किंग आवर्स। आप यहाँ पे देखते हैं कि लोग घरों पे 8-9 बजे 10 बजे घर पहुंचते हैं और उसके बाद ऑनवर्ड अपनी फैमिली को लेके बाहर निकलते हैं। तो खरीदारी का जो आप अगर ट्रेंड देखेंगे हमारी मंडी के अंदर भी, तो वो नाइट का ट्रेंड होता है। अगर आप रात में आएंगे तो रात 3 बजे तक 4 बजे तक लोगों को इस तरह से आमद हो रही होगी कि जैसे आप डे टाइम है। इसी बात के ऊपर हमने लास्ट ईयर भी आपके साथ मिलके सिंध टास्क फोर्स को, सिंध हुकूमत को ये कहा था कि देखें कराची के लिए आपको मैकेनिज्म को थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। इसीलिए हम ज्यादा गेट्स, ज्यादा रकबे पे मंडी, ताकि हम SOPs का ख्याल कर सके और ये मंडी इतना ही सक्सेसफुल तरीके से चल सके। सही है। अच्छा यावर साहब, एक और चीज़ ज़रा आवाम की आसानी के लिए मुझे बताएगा कि क्या मंडी के अंदर कोई ऐसे नौजवान तैनात किए जाएंगे कि वो इस बात का ख्याल रखें कि अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया या कोई मास्क मंडी के अंदर आके उतारा है तो उसको वो हिदायत दें कि नहीं आप मास्क प्रॉपर तरीके से लगाएं, या फिर अगर कोई व्यापारी के पास ऐसा ख़रीदार जा रहा है जिसने मास्क नहीं लगाया या अपने आप को मुकम्मल कवर नहीं किया तो उसको व्यापारी ये कहे कि जी हम सेल नहीं करेंगे, हम जानवर नहीं बेचेंगे जब तक आप मुकम्मल तौर पर आपने मास्क नहीं लगाया होगा या मुकम्मल तौर पर आपने अपने आप को कवर नहीं किया होगा। क्योंकि हम बाहर की मार्केट्स यानी कपड़े लेने जाएंगे, शॉपिंग करने जाए, ऐसा हम देखते हैं। बिल्कुल, आपने ऐसे ही बिल्कुल सही बात की। हमने इस मंडी की खसूसियत ये है कि ये गेटेड कम्युनिटी में लगाई गई है, इसको चारों तरफ से सिक्योर किया गया। तो आपके पास SOPs की इम्प्लीमेंटेशन का सबसे पहला स्टेप है कि आप उसको गेट पे रोक दें और उसे कहें कि विदाउट मास्क आप एंटर नहीं हो सकते। सही है। और उसको तमाम तर बातें वहीं पे बता दें, उसको सैनिटाइजर गेट से भी गुजार दें। अच्छा, उसके बाद आपके पास मोबाइल टीम्स है, हमारे पास बाइक्स पे आपके पास इंतजामिया के लड़के जो जगह जगह जाते हैं, और इसी के ऊपर हमने व्यापारियों को तो फाइन भी किए कि जी आपके पास आपका जितना स्टाफ है बिल्कुल उसके पास मास्क लगा हुआ होना चाहिए। ऑल टाइम नहीं तो कम से कम आपके पास कस्टमर आता है तो आपके मास्क लगे हुए होने चाहिए। लेकिन जितना अच्छा मंडी चलेगी उतना ही बेहतर हम लोगों को इम्प्रेशन दे सकेंगे। अच्छा, एक बात का मैं आपसे यहाँ पे करूँ, ये मंडी बहुत इम्पोर्टेंट है। मंडी से, लेकिन जैसे आपको पता है कि हम कोरोना की, इस कोविड की सिचुएशन से आंखें बंद नहीं कर सकते, इस प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं। अच्छा, इस प्रॉब्लम से जो इफेक्ट्स आए हैं हमारी इकोनॉमी पे, जो स्लो डाउन हुई है हमारी इकोनॉमी, उसको भी हम देख रहे हैं। अभी लेते हैं ब्रेक, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक
बैक जनाब। अब आपको माँ और बेटी की मोहब्बत की लाजवाल दास्तान जो है वो सुनाएंगे। सोशल मीडिया पर इन दिनों हम देख रहे हैं कि एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक बच्ची जो है उसकी वालदा ट्रेनिंग कर रही है और बच्ची क्या करती है कि अपनी वालदा को पंखा झल रही है। या मनासिर देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत और बड़ी मोहब्बत वाले मनासिर हैं। वीडियो में नजर आने वाली खातून कबड्डी प्लेयर नीलम रियाज हैं जो ट्रेनिंग कर रही थी और उनकी बेटी जिनका नाम जरमीन है हाथ वाला पंखा अपनी अम्मा को झल रही है। छोटी सी बच्ची माशाल्लाह इतनी क्यूट है। इसके साथ ही साथ जरमीन अपनी वालदा को ट्रेनिंग करता देखकर उनके जो ट्रेनिंग के डंबल है उन्हें भी उठाती हैं और शायद इस आज़म का इजहार भी कर रही हैं कि आने वाले वक्त में वो भी अपनी अम्मा की तरह इंतहाई इंशाल्लाह स्ट्रांग हमें नजर आएगी। पहले आपको ये मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद हम नीलम से बात करेंगे। ठीक है, वीडियो वैसे देख ही रहे हैं आप कह रहे होंगे वैसे महक को कितना शौक है ना कि बार बार हम ये मनासिर दिखाएं। चले नीलम हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नीलम। मुझे बताइएगा कि अक्सर ख़वातीन प्लेयर्स जो होती हैं उनसे मुतालिक ये तासुर पाया जाता है कि शादी हो जाएगी तो जनाब वो अपने खेल के मैदान से दूर हो जाएंगी। आपकी बेटी के साथ जो ये वीडियो हम दिखा रहे हैं, आपकी बेटी भी आपके साथ ट्रेनिंग का हिस्सा है, आपकी फैमिली का हिस्सा है ये खेल, क्या कहेंगे इस पर? मैं अपनी फैमिली में जो हूँ वो फर्स्ट फीमेल हूँ जिसने गेम स्टार्ट की और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रही हूँ। और रही बेटी की बात तो माशाल्लाह से मेरा ये कह लें मेरा ख्वाब है कि मैं इंशाल्लाह ताला अपनी बेटी को भी अच्छा एथलीट बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। उसको ऐसे फिटनेस की ट्रेनिंग और वो मुझे जो एक्टिविटी मुझे करते देखती है उसको कॉपी करती है। और ये चीज़ वाकई ही मुझे मेरे माइंड में भी नहीं थी कि ऐसा होगा कि मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही हूँ, एकदम से मेरे पास आई है और हाथ में उसने फ़ैन पकड़ा हुआ है तो आके तो मुझे हवा देने लग गई। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं कि बेटियां जो हैं वो जो मर्ज़ी हो जाए हर जगह पे हर लम्हे माँ का एहसास ज़रूर करती हैं। तो वो चीज़ साबित भी हो गई। इस वजह से मैंने फ़ौरन से अपनी फ्रेंड को कहा, मैंने कहा यार ज़रा मेरी वीडियो बनाना कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस तरह मेरी बेटी जो है वो मुझे हवा दे रही है। उसको पता है मामा को स्वेटिंग आई हुई है तो स्वेटिंग की वजह से जो है मैं मामा को हवा दूँ ताकि मामा जो है वो ट्रेनिंग भी करें अपनी साथ, गर्मी भी ना उनको लगे। ज़बरदस्त। और जैसे आप कह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी को स्ट्रांग बनाऊंगी, वो अभी सही लग रहा है कि माशाल्लाह से अभी से ही अम्मा के नक्शे कदम पे ही वो चल रही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि बच्चे अमूमन माओ को परेशान करते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग कर रही हूँ या खाना बना रही हूँ। तो ज़रमीन जो है वो आपको कभी परेशान तो नहीं करती है? ट्रेनिंग जब आप कर रही हो तो इसमें ज़रमीन का आ जाना कभी कोई परेशानी का बायस तो नहीं बना? नहीं, बच्चे वाकई इसमें कोई शक नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे जो हैं। और ज़रमीन की रही बात तो ज़रमीन नोटी बहुत ज़्यादा है, बट अल्लाह के शुक्र है कि जो चीज़ मैं कर रही होती है ना मुझे कॉपी करने की कोशिश करती है। इवन कि मैं वेट उठाती हूँ तो जिस वेट पे मेरा हाथ होता है ना ये मुझे वहाँ पे देखती है कि मामा ने ऐसे करके उसको लिफ्ट किया है, ये फ़ौरन से पहुँच जाती है, उसको जाके हाथ लगा के अपनी तरफ से उठाने की कोशिश करती है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज कर रही होती हूँ, बॉडी वार्म अप कर रही होती हूँ तो ये सेम वैसे ही मुझे कॉपी करती है। और इसलिए जो है वो इतना तंग नहीं करती, थोड़ा बहुत बिल्कुल करती है। वो भी इस वजह से करती है कि उसको मैं कहती हूँ कि मैंने लिफ्ट लगानी है, आप उधर जाके बैठो, तो नहीं जाती, वो फ़ौरन से आगे आ जाती है। फिर जब उसको मैं कहती हूँ ना मामा जंप करने लगी हैं, फिर बैठ के मेरी जंप देखती है। ठीक। अच्छा नीलम, हमने देखा कि कुछ अर्से पहले आपकी एक और वीडियो आई थी आपकी बेटी के हमरा कि आपने उन्हें अपनी बैक पे बिठाया हुआ था, पुशअप्स आप लगा रही थी, वो वीडियो भी हमने अपने नाज़रीन को दिखाई अभी। मुझे बताएं कि माँ और बेटी की ये जो अजीम मोहब्बत है, अब पूरी कायनात में हम इसकी मिसालें ढूंढते फिरते हैं लेकिन मिसाल हमें कोई नहीं मिलती। इस मोहब्बत पे क्या कहना चाहेंगी आप? मैं उस टाइम पे भी घर में ट्रेनिंग कर रही थी, अपनी फ़िटनेस की पावर ट्रेनिंग कर रही थी, क्योंकि मैंने अपनी बेटी के बाद जो है वो दोबारा से अपनी फ़िटनेस को बहाल किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो मेरे कोचेस का है, अवैस अकबर का और वकास अकबर का। इन लोगों ने मुझे मेहनत करवाई है जिसकी वजह से माशाल्लाह से मैं जैसे शादी से पहले जितना वेट लिफ्ट कर रही थी उसके करीब तकरीबन मैं वेट लिफ्ट करने लग गई हूँ और फिटनेस भी मेरी काफ़ी अच्छी हो गई है। उस टाइम पर मुझे ऐसे ही शौक़ आया, मैंने कहा ये ना
घूम रही है, खा पी के बैठ गई है, तो इसको मैंने खाना वगैरह खिला दिया, तो मैं पावर ट्रेनिंग करी। तो मैंने कहा एक तरह से ये कह लें कि फिटनेस भी हो जाएगी मेरी और बच्ची की एक्टिविटी भी हो जाएगी। तो मैंने फिर इसको अपनी पीठ पर बिठा के तो मैंने फिर इसको डिप्स लगाना शुरू किए। तो इसको फील हो रहा था मामा मुझे झूले दे रही हैं, तो साथ ही झूले भी लेती रही और साथ में अपनी ट्रेनिंग भी करती रही। ठीक। अच्छा नीलम, आप 7 गेम्स के नेशनल चैंपियन हैं, तो अब आपका अपनी बेटी के हवाले से क्या इरादा है, क्या बनाना चाहेंगी उसे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम। मैं माशाल्लाह से मैं 7 गेम्स की नेशनल चैम्पियन हूँ, 2 गेम्स की इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और अगर मेरी जर्नी देखी जाए तो मेरी जर्नी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी रही है और अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये 7 गेम्स की नेशनल चैम्पियन होना कोई आसान काम नहीं था। मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और बहुत से ऐसे मामला देखे हैं जो मुझे फेस करने पड़े हैं, मुश्किल थे मेरे लिए। बट अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का नाम लेके लगी रही हूँ। एक जज्बा था, एक जुनून था कि नहीं, जिस गेम में मैं जाती थी मैं कहती थी इसमें मैंने कुछ कर दिखाना है। अल्लाह ताला का साथ मेरे साथ था। मैं दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे इसमें इज़्ज़त दें। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से उसमें मैंने अपने टाइटल जो है वो विन किए। और रही ज़रमीन की बात, ज़रमीन जो है वो माशाल्लाह से अभी से उसकी निशानियाँ नज़र आ रही हैं कि वो एथलीट बनना चाह रही है और मेरी कोशिश होगी कि मैं स्टडी के साथ साथ उसको एथलीट ज़रूर बनाऊँगी। ज़बरदस्त। अच्छा, जब भी हम कहते हैं ना कि ख़वातीन बहुत सारे मैदानों में हमें आगे नज़र आ रही हैं, स्पेशली आप शादी के बाद जब इतने एक्टिव रहें और आप अपने शौक़ को लेके आगे बढ़े हो, तो कहते हैं कि घर का कोई ना कोई सरबरा आपके साथ होता है, आपको सपोर्ट उसकी होती है, तभी आप इतना काम कर रहे होते हैं। तो वो सरबरा शौहर ही, मुझे लगता है कि शौहर ही होता है। तो आपके शौहर जो हैं वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं? मेरे जो हस्बैंड है माशाल्लाह से वो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, तो उनसे मेरी शादी हुई है। कोई सोचने वाला या देखने वाला बंदा ये कहेगा कि नहीं वो तो आप स्पोर्ट्समैन नहीं, तो बस सारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होएगी। बट अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से मुझे फ़ील ही नहीं होता कि मेरे हस्बैंड जो है वो दूसरी स्पोर्ट्स में नहीं है या उनकी फील्ड चेंज है। वो मुझे ऐसे सपोर्ट करते हैं कि मुझे लगता ही नहीं कि वो स्पोर्ट्समैन नहीं है। वो मेरे साथ बातें शेयर करेंगे और मुझे मज़ीद जो है वो बकअप करेंगे कि तुम पहले से भी अच्छी हो सकती हो। तुम हो भी और मज़ीद अच्छी हो सकती हो, बस मेहनत करो तुम। वो हर जगह पे हर मामले में जो है वो मेरा साथ देते हैं, मेरे साथ सारी बातें शेयर करते हैं, तो मुझे बकअप करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मैं ख़ुद को लकी फ़ील करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं जिनकी वजह से मैं आज स्पोर्ट्स कर पा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शादी के बाद अमूमन आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, उठना सोना जागना, मुझे लगता है सब शायद ससुराल की मर्ज़ी से होता है। बतौर एथलीट सब पहले जैसा ही है या आपके रूटीन में कुछ तब्दीलियाँ आई हैं? चेंजिंग ये आई है मेरी लाइफ में कि सबसे पहले तो ये चेंजिंग आई है कि मेरी शादी हो गई सबसे बड़ी चेंजिंग। और उसके बाद जो है वो माशाल्लाह से दूसरी चेंजिंग ये आई कि मैं पहले एक लड़की थी, लड़की के बाद मैं एक बीवी बन गई, बीवी के बाद अब माशाल्लाह से मैं माँ बन गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये चेंजिंग जो मेरी लाइफ में आई हैं और बहुत अच्छा लग रहा है इन चेंजिंग को देखकर। फिर आपको एक फैमिली चेंज होनी आपकी कि पहले आप अपने माँ बाप के घर रहते हो, बाद में आप लोगों ने अपने इन लॉज के पास चले जाना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर इन लॉ जो हैं उन्होंने और उनकी फैमिली ने, मेरी भाभी ने, मेरे भाई ने बड़े ने, इन लोगों ने, ये छोटे भाई ने, नंद मेरी, इन लोगों ने मुझे फ़ील ही नहीं होने दिया कि मैं किसी दूसरे घर से आई हूँ। मतलब इस तरह मेरे साथ अटैच रहे हैं कि कोई देखने वाला कहता था कि यार लगता नहीं कि ताड़ी नवी नौ है, कि इस तरह से जो है वो माशाल्लाह से फैमिली ने मेरा साथ दिया। तो दूसरा ये कि मेरी अम्मी का घर भी पास है, इवन कि मुझे अम्मी के घर गए हुए कुछ डेज़ हो जाते हैं, अम्मी कॉल करती हैं कब लगाना है चक्कर, कब, बस इतनी मसरूफियात होती हैं कि टाइम ही नहीं मिल पाता। बट अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे माँ बाप के बाद जो है ये मेरी फैमिली इन लॉज जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। इन सब की वजह से जो है वो माशाल्लाह से मैं गेम कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा नीलम, ये तो आपने अपनी ज़रा रूटीन बता दी ना। अब ज़रा अगर ज़रमीन की परवरिश की मैं बात करूँ तो परवरिश और आपकी ट्रेनिंग दो अलग अलग और बड़ी मुख्तलिफ सी चीज़ें हैं। ससुराल वाले कितना सपोर्ट करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो फैमिली है, फैमिली इन लॉज की संभालते वो हैं ज़्यादातर उनको।
ज़रमीन को, क्योंकि मेरी भाभी जो है वो मेरे साथ इतना अटैच नहीं है, मेरी बेटी है मेरे साथ इतना अटैच नहीं है या इतना लगाव ज़्यादा नहीं है मेरे साथ जितना वो भाभी के साथ करती है और भाभी के पास रहती है। भाभी के बच्चे हैं 2 माशाल्लाह से, उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। और मैं घर, मुझे अक्सर खुद को फील होता है कि वाकई ही मेरी बेटी है कि मैं जब ट्रेनिंग से अक्सर घर जाऊंगी तो मैं उसको कहूँगी जाके अस्सलाम वालेकुम, तो वो आगे से मुझे देख के स्माइल पास करके भाग जाएगी। मैं कहूँगी ज़रमीन इतने टाइम के बाद मैं घर आई हूँ तो अब तो मुझे मिल ही नहीं रही। फिर जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है, मैं चेंज वगैरह करती हूँ ड्रेसिंग अपनी, तो उसके बाद वो दोबारा मेरे पास आती है, फिर आके मुझे हग करती है, किस करती है, फिर फील होता है कि ये थोड़ा सा उदास हुई है मुझसे। अदरवाइज़ माशाल्लाह से मेरी फैमिली ने जो है वो इतने अच्छे तरीके से ट्रीट किया है मेरी बेटी को कि मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं माशाल्लाह से एक बेटी की माँ हूँ। और बड़ी लकी हैं आप कि आपकी ससुराल ऐसी आपको मिली है जो कि आपको सपोर्ट करिए कि नहीं आपने आगे बढ़ना है, आपने इस चीज़ को आगे लेकर चलना है। अच्छा, यंग एथलीट्स ख़ास तौर पर जो हमारी नौजवान लड़कियां हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देंगी? मैं जो यंग लड़कियां हैं या यंग लड़के हैं उन सब के लिए मेरा मैसेज यही है कि आप लोग स्पोर्ट्स में आएँ, एक हेल्दी एक्टिविटी है ये, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करें। माशाल्लाह से आप, एक तो ये कि आप खुद भी बहुत एक्टिव रहते हैं, दूसरा ये कि आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। अब मुझे देख लें, मैं इतने साल से स्ट्रगल कर रही थी, स्ट्रगल के बाद जो है मुझे लगता था कि मुझे कुछ हासिल नहीं होना, बट मैं फिर भी स्टिल लगी हुई थी कि मुझे अल्लाह ताला पे यकीन था। माशाल्लाह से मैंने 17 साल इस फील्ड में गुजारे हैं, कोई कम अरसा नहीं होता, इस ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो मैंने इस फील्ड में गुजारा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसका अजर भी मिला है, थोड़ा सा लेट सही, पर मुझे उसका अजर ज़रूर मिला है। माशाल्लाह से अब मेरी जॉब है, क्योंकि मैं इतनी देर से खेल रही थी गेम शौक के तौर पे, जुनून के साथ कि मैंने ये गेम खेलनी है, ये भी खेलनी है, इसमें भी मेडल लेना है, बट फिर मेरा जुनून और शौक के साथ साथ फिर मेरे माइंड में ये भी आया कि हमारे पेरेंट्स कितनी देर हमारा खर्चा उठाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि जॉब ज़रूर होनी चाहिए। फिर मैंने जॉब के लिए स्ट्रगल शुरू कर दी कि स्पोर्ट्स में ही मेरी जॉब हो जाए। मेरे अब्बू मुझे कहते थे तुम्हें मैंने पुलिस में करवा देना, क्योंकि वो खुद पुलिस में थे। उन्होंने कहा तुम्हें मैंने पुलिस में करवा देना। मैंने कहा अब्बू नहीं, मैंने स्पोर्ट्स में जाना है, मैंने पाकिस्तान वापडा की तरफ से खेलना है। मैं उनको ये कहती थी, वो कहते थे पुलिस की जो है ना वो स्पोर्ट्स की भी टीम है। मैं कहती थी अब्बू नहीं, मेरा दिल जो है ना वो वापडा का है। खैर अपने अपने दिल की बात होती है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके सामने रोल मॉडल हूँ कि मैंने इतनी स्ट्रगल के बाद जो है मुझे जॉब मिली है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं माशाल्लाह से बड़े अच्छे स्केल पे जॉब कर रही हूँ। पाकिस्तान वापडा की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं अपने इवेंट्स को। तो इसीलिए आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। मैं ज़रूरी नहीं ये कहूँगी कि आप स्पोर्ट्स में ही आएँ, स्पोर्ट्स से हट के भी जो है वो बहुत सारी इवेंट्स ऐसे हैं, डॉक्टर का शोबा ले लें, आर्मी का ले लें, डिफरेंट फील्ड के जो हैं वो शोबे हैं, आप उसमें भी आ सकते हैं। बट ये है कि आप खुद को मनवाएं, और उन पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चे में जो टैलेंट है उस बच्चे को शो होने दें, उस टैलेंट को, ताकि हमारी कंट्री का भी नाम रोशन हो और इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारा बेटा जो है या बेटी वो अपना भी नाम रोशन करें और साथ पेरेंट्स का भी। ठीक है नीलम, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और ये जान के कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी मियाँ, आपकी ससुराल, फिर आपकी बेटी, छोटी सी बेटी भी आपका साथ दे रही है, ज़बरदस्त। तो जनाब, होनहार बेटियों की, ख़वातीन की हम बात करें, आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी गुलकारा से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनकी उम्र तो इंतहाई कम है लेकिन वो सुर बहुत पक्के लगाती हैं। मैं बात कर रही हूँ आमना खान की। आमना का ताल्लुक है मीरपुर खास से। आमना ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमना, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं तो बहुत प्यारी हूँ, आपके जितने प्यारे और पक्के सुर है ना, मैं बिल्कुल वैसी हूँ। अच्छा, मैंने बहुत सारी आपसे बातें करनी है लेकिन मैं चाहती हूँ सबसे पहले मेरे नाजरीन जो हैं वो खूबसूरत सा गाना सुन लें, तो प्लीज़ कोई प्यारा सा गाना गुनगुना दें। अच्छा ठीक है, मैं सुखविंदर का सॉन्ग सुनाऊंगी जो आपका दिल करता है। सावन मोर मुहारा मुहारा, सावल मोर मुहारा, ततिरो निहारा, ततीरो मेवाड़ निहारा।
सावल मोर मुहारा मुहारा सावल मोर मुहारा। इतना याद है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना प्यारा गाना गाना, इतना प्यारा गुनगुनाना किससे सीखा आपने? मेरा उस्ताद है, लेकिन मुझे अब्बू सपोर्ट करते हैं और अब्बू ज्यादा सिखाते हैं। अच्छा, तो घर में अम्मा अब्बा भी बचपन से सिखाते थे कि अच्छा गाना गा लो, गाना गुनगुना लो? घर में किसी को शौक है गाना गाने का? मेरा अब्बू गाता था, लेकिन यहाँ कोई उस्ताद नहीं था ना, इसलिए अब्बू गा नहीं पाया। और मेरा उस्ताद है, उसका जानवर काका से सीख रहे हैं और मेरे अब्बू और अम्मी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, अब्बू ज्यादा सिखाता है। अच्छा, तो ये आप मुझे बताएं आमना, आप किस उम्र से गाना जो है वो गा रही हैं? ये किस उम्र से आप सीख रही हैं? मैं सूफी ज्यादा पसंद करती हूँ और मैं 2 साल पहले से सॉन्ग कर रही हूँ, 2 साल पहले। अच्छा, वैसे ये है कि सूफी गाना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये इतनी मुश्किल गायकी किसी को देख के इंस्पायर हुई थी? किसी को सुना था तो सोचा था कि अच्छा मैं भी ऐसा ही गाऊंगी? मैडम सनम मारवी जो उनका सॉन्ग है पच्चन शाला पमार, उनका आवाज मतलब माशाल्लाह अच्छा है और उनको आवाज बहुत अच्छा, मैं उन्हें फॉलो करती हूँ और मेरे माता पिता करूँ। अच्छा, तो अम्मा अब्बा जब आपको सुनते हैं तो वो यकीनन खुश होते होंगे, और अब तो आप माशाल्लाह फेमस भी हो गई हैं, सोशल मीडिया पे आपकी आवाज़ के बड़े चर्चे हैं। बहुत ज़्यादा, अब्बू ज़्यादा खुश होता है सबसे और फैमिली वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा। खानदान वाले बहुत। तो कभी ऐसा होता है कि फैमिली गैदरिंग हो कि भाई अब हम आमना से गाना सुनेंगे, अब सब लोग इकट्ठे हो गए, अब चले आमना बाप गाना शुरू करते हैं, ऐसा होता है कभी? जी, जब मैं मेरी दादी के घर जाती हूँ तो मेरी दादी बोलती है सब चुप करो, अब आमना मुझे सॉन्ग सुनाएगी। अच्छा, तो दादी का पसंदीदा गाना कौन सा है? दादी का पसंदीदा सॉन्ग पच्चन शाल पमार, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वो। जबरदस्त। और आमना का पसंदीदा गाना कौन सा है? मेरा पसंदीदा मैं सूफी ज्यादा पसंद करती हूँ और मुझे सूफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर आपको सिंगर कौन सा पसंद है? मुझे सिंगर मेरे मामदा पर ज्यादा पसंद है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि गाना गाने के अलावा आप क्या क्या करती हैं, यानी पढ़ती भी हैं या सिर्फ गाना ही गाती हैं? नहीं, मैं स्कूल भी जाती हूँ, तीसरी क्लास में पढ़ती हूँ, तीसरी जमात में, और मैं स्कूल भी पढ़ रही हूँ। स्कूल टाइम देना पड़ता है साथ साथ। ठीक है। अच्छा, तो स्कूल में जो आपके दोस्त हैं, अब तो माशाल्लाह से आपकी वीडियो भी हर कोई देखता है, तो ये कहते हैं कि आमना तुम तो इतनी फेमस हो गई हो, या अब हमें भी कोई गाना सुना दो। स्कूल में भी ऐसी फरमाइशें सुनने को मिलती हैं? ठीक है, आमना हमारे साथ मौजूद थी और आई थिंक कोई इशू हुआ है जिसकी वजह से वो हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गई, कोई इंटरनेट का इशू है। और जो है आमना से पूछ लेती हूँ मैं, आमना मुझे सुन पा रही हैं? ठीक है, आमना जो है वो अभी मुझे नहीं सुन पा रही हैं और आई थिंक इंटरनेट का कोई इशू है जिसकी वजह से कॉल हमारी डिस्कनेक्ट हुई है। माशाल्लाह आवाज़ इनकी बड़ी अच्छी है, इनका अंदाज़ बड़ा अच्छा है, और इतनी सी उम्र में इतना ज़बरदस्त गाना गुनगुनाना यकीनन जो है ये बता रहा है कि हमारे मुल्क में किस कदर टैलेंट है, और टैलेंट की कोई कमी नहीं है, प्लेटफॉर्म्स की कमी है, लेकिन सोशल मीडिया जब से आ गया जनाब, तो हम देखते हैं कि हर कोई जो है अपना लोहा मनवाता हुआ हमें नज़र आता है। छोटी सी ये सिंगर, और इन्होंने जिस खूबसूरत अंदाज से गाना गाया है, बड़ा ज़बरदस्त, और गायकी इनकी इतनी ज़बरदस्त, और जो इन्होंने बताया कि इन्हें सूफियाना कलाम बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े बड़े सिंगर्स जो होते हैं वो सूफियाना कलाम में बैठ जाते हैं और उनकी आवाज़ उस तरह से नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए सूफियाना कलाम के। लेकिन आमना जिस तरह से गा रही हैं, क्लासिकल उन्हें मौसीकी पसंद है, इतनी सी उम्र में ही उन्होंने सीखा अपने वालिद से। तो घर में जब कोई ना कोई ऐसी शख्सियत मौजूद हो जो कि ऐसी गायकी रखते हों या जो गाते हों और फिर
फिर आगे से ये टैलेंट आपके बच्चों में जब जाता है तो यकीन करें कि आपके बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ बन के ज़रूर सामने आते हैं। जैसा से हमने आमना की मिसाल देखी है, तो पाकिस्तान टैलेंट और इस टैलेंट को आगे लाना, हम हमेशा से यही कोशिश करते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जितने टैलेंटेड बच्चे हैं उनको हम आपके सामने रखें। टैलेंटेड बच्चों में मुझे लगता है आजकल ख़वातीन बहुत ज़्यादा बाजियाँ लेके जा रही, क्योंकि एक और प्यारी सी खातून हमारे साथ मौजूद होंगी। जहाज़ में सफ़र करना तकरीबन हर शख्स को पसंद होता है और इसी फ़ज़ाई सफ़र के दौरान अक्सर दिमाग में ये ख्याल आता है, मेरे तो दिमाग में बहुत ही ज़्यादा ख्याल आता है कि आखिर इतने बड़े जहाज़ की मरम्मत कैसे होती होगी। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी इंजीनियर से जिन्होंने जहाज़ों की मरम्मत का जो है वो ज़िम्मेदारी उठाई और जनाब उसके बाद उन्होंने जब ये भारी ज़िम्मेदारी अपने नातवा कंधों पर उठाई तो उनकी सोच क्या थी। कराची की अरूबा अफरीदी जो कि पाकिस्तान की कम उम्र तरीन एरोस्पेस फीमेल इंजीनियर है और आज वो हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम बात करेंगे। अरूबा ने एरोस्पेस इंजीनियर बनकर लड़कियों को एक नए शोबे में करियर बनाने का रास्ता दिखाया है, लेकिन अरूबा का ये अपना सफ़र, अपना रास्ता कितना मुश्किल था और इस मकाम तक वो कैसे पहुंची, ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब यकीनन आप भी जानना चाहते होंगे। तो अरूबा अफरीदी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, इतना ज़बरदस्त यूनिफॉर्म और इतनी ज़बरदस्त आपका इतना काम, तो ये यूनिफॉर्म की वजह अक्सर होता है ना ऐसा कि यूनिफॉर्म बड़ा अच्छा मैंने भी ये काम करना है, तो ये यही वजह थी जो कि इस फील्ड में आप आई हैं, ये कोई और वजह थी? नहीं, जब मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया तो ठीक है, देखने के लिए यूनिफॉर्म बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब तक मैंने लाइसेंस नहीं लिया था तब तक मैं यूनिफॉर्म नहीं वेयर करती थी। मैं चाहती थी कि यूनिफॉर्म की एक वर्थ हो, तो जब मैंने लाइसेंस लिया उसके बाद ही यूनिफॉर्म वेयर करना शुरू किया। अच्छा, मुझे ये समझाएं और आवाम को ये समझाएं कि एरोस्पेस जो इंजीनियर होता है उसकी एक्सपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? उसकी एक्सपर्टीज़ ये होती हैं कि देखें, ये मेरा एक ट्रेड है एरोस्पेस, ठीक है। मेरे पास जो लाइसेंस है वो है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस लाइसेंस। अच्छा। तो मेंटेनेंस में दो ट्रेड्स हैं, एक एरोस्पेस है दैट इज़ B1 और एवियोनिक्स है B2। अच्छा। तो हम जो एरोस्पेस वाले होते हैं वो इंजन और एयर फ्रेम को कवर करते हैं, यानी कि एयरक्राफ्ट की बॉडी, तो उसको मेंटेन रखना, उसके पार्ट्स की मेंटेनेंस को देखना, ये सारी चीज़ें जो है वो एरोस्पेस इंजीनियर कवर करता है। अच्छा, ये इतने मुश्किल नाम है, ये जब आपने सोचा कि मैंने ये करना है तो मुश्किल बिल्कुल नहीं लगा? नहीं, एक्चुअली देखने से बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये कि जब आप फील्ड में चले जाते हैं और आपको पता चलता है कि किस तरह का काम है, तो काम इतना मुश्किल है नहीं जितना कि दूर से देख के लगता है कि काम हाइट पे काम करना है, या इंजन कंपोनेंट्स जो है वो बहुत डेलिकेट भी होते हैं कुछ, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। लेकिन ये बड़ा जिम्मेदाराना काम है, क्योंकि हवाई जहाज़ जिसमें सैकड़ों में लोग सफ़र कर रहे होते हैं, उसकी मेंटेनेंस को बेहतर तरीके से अंजाम देना, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, एक तो उन लोगों के लिए जिनका एक कॉन्सेप्ट है कि जहाज़ों पे मेंटेनेंस कैसे होती है, ठीक तरह से होती है, इंजीनियर्स काम करते हैं या नहीं, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये कि देखें, हम पाकिस्तान सिविल एविएशन उनके दिए हुए रूल्स के मुताबिक हमें काम करना होता है। इसके अलावा जो आपके एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जहाँ से आपके जहाज़ बनकर आते हैं, उसके साथ डिफरेंट मैनुअल्स दिए जाते हैं जिन पर प्रोसीजर्स को देखकर ही काम किया जाता है। फिर उसके बाद एक क्वालिटी चेक होता है जो कि आपके इंजीनियर्स के थ्रू होता है। फिर उसके बाद ऑडिट्स होते हैं डिफरेंट, जो आपके इंटरनल क्वालिटी मैनेजमेंट जो आपकी चेकिंग वगैरह रखती है। फिर उसके बाद 12 मंथ्स का एक और चेक होता है जो कि पूरे एयरक्राफ्ट का चेक होता है, जिसको आप सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दिनेस, जो कि 12 मंथ्स का चेक होता है, जिसमें जहाज़ के हर पार्ट को चेक किया जाता है। अच्छा। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेंटेनेंस अच्छी नहीं होती है या प्रॉपर मेंटेनेंस जहाज़ों की नहीं हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर पाकिस्तान सिविल एविएशन के जो सीनियर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो क्वालिटी वगैरह चेक करते हैं, जितने भी सुपरवाइज़र्स हैं, जितने इंस्पेक्टर्स हैं, वो सारा चेक एंड बैलेंस रखते हैं। उसके बाद ही जाके जो है आपको ये श्योरिटी होती है कि आपका जहाज़ फ्लाई कर सकता है। अच्छा अरूबा, मुझे बताइए शौक़ पैदा कैसे हुआ? क्योंकि हम बचपन में ही सुनते हैं, अच्छा हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फलानी फील्ड में जाना है, तो आप किससे इंस्पायर हुई थी? मैं अपने फादर से। अच्छा, आपके अब्बा भी इसी फील्ड में? हाँ जी, क्योंकि वो पाकिस्तान स्टील मिल्स के एम्प्लॉय रह चुके हैं और वहाँ पे वो इंजीनियर थे, तो वो इलेक्ट्रिकल की जितनी भी चीज़ें हैं उसको रिपेयर करना और जो है मेंटेन रखना वो मुझे सिखाते थे। तो टूल्स वगैरह की हैंडलिंग भी मैंने उन्हीं से सीखी। तो जब मैं छोटी सी थी तो मैं उनके साथ काम करती थी। किस उम्र से आप उनके साथ काम करती थी? तकरीबन 5-6 साल की थी जब से। हाँ, तो फिर ये हुआ कि उनके साथ आयरन वगैरह ठीक करना, वॉशिंग मशीन्स भी, और ये स्विच बोर्ड्स वगैरह। घर की सारी चीज़ें
ये जूसर ओवन वगैरह खराब सही जी ये सब मैं अपने फादर के साथ करती थी, उनको देखती थी। तो फिर इस तरह हुआ कि मुझे टूल्स हैंडलिंग आ गई। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये मसला होता है कि उनको टूल्स हैंडलिंग नहीं आ रही होती, कौन सा टूल किस जगह पे इस्तेमाल करना है ये समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसकी जो है ना मुझे अवेयरनेस थी ऑलरेडी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा मसला नहीं हुआ। तो अक्सर ऐसा होता है कि घर में आप ये काम करो ना कि आप वॉशिंग मशीन ठीक कर लें, स्विच बोर्ड ठीक कर लें, तो अम्मा कहती है क्या काम है ये लड़कियों वाले काम, कि अगर रोटी जाके बनाया करो बेटा, किचन संभाला करो। ऐसा होता है अम्मा से सुनने को मिलता है ये, या उस वक्त सुनने को मिलता था? नहीं, उस वक्त भी ऐसा नहीं होता था क्योंकि मम्मा भी बहुत सपोर्टिव है। उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब मम्मी भी वॉशिंग मशीन सही कर लेती हैं? नहीं, मम्मा बस सपोर्ट बहुत करती हैं। मेरी मम्मा आर्टिस्ट रह चुकी हैं, वो पेंटिंग्स वगैरह बहुत बनाती थी, ड्राइंग्स, और फिर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं शादी के बाद के मम्मा ने ये सब छोड़ दिया था। तो मम्मा कहती थी कि नहीं तुम लोगों को अपने ड्रीम्स को देखना है, तो इस वजह से मम्मा बहुत सपोर्टिव है। आप घर में बड़ी हैं बहन भाइयों में? नहीं, मुझसे बड़ी एक बहन है, फिर भाई हैं, फिर उसके बाद मैं हूँ। मेरे भाई भी जो हैं वो भी इंजीनियर हैं। अच्छा। तो इस तरह से ये देखा, ये पूरी फैमिली जब आपकी ऐसी होती है ना, फिर आप कहते हैं कि ठीक है अब अब्बा ने भी ये कर लिया, अम्मा भी ऐसे हैं, बहन भाई भी अच्छी डायरेक्शन पे, तो अब हमने भी ये करना। अच्छा मुझे बताएं कि जब आपने काम सीखना शुरू किया, कोई ना कोई तो एक मुश्किल आई होगी, क्योंकि कोई भी सफ़र आसान होता नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। थोड़ा सा लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि फीमेल्स इस फील्ड में नहीं आ सकती है। हाँ बिल्कुल, मिलते थे यही कि आप जो है इतनी हाइट पर काम कैसे करेंगी, और तुम टूल्स उठाओगी, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा है कि जब मैंने काम करना शुरू किया, जब उन्होंने देखा कि मैं इस तरह से काम कर सकती हूँ, तो फिर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और मैं चाहती हूँ कि फ़ीमेल्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, क्योंकि हमारे यहाँ फ़ीमेल्स ऐसी हैं जो कि एविएशन या किसी भी फील्ड वर्क पे काम कर सकती हैं। फील्ड्स में काफ़ी सारी फीमेल्स होती हैं, जैसे आप देखें कि इलेक्ट्रिक में काफ़ी टफ काम है, या इस तरह से और बहुत सारे जो है जगह है, लेकिन है फीमेल्स सब जगह पे काम कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एविएशन में भी फीमेल्स को मौका देना चाहिए, क्योंकि वो प्रूफ कर सकती हैं, वो ऐसे काम करती हैं। और ये आपने जो एक लंबा सा प्रोसेस बताया है, कितनी देर का होता है जिसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है? ठीक है, ये है कि पाकिस्तान से जो है आपको देखें 2 टाइप्स हैं, इंजन टाइप्स पे डिपेंड करता है। पिस्टन इंजन्स हैं और गैस टरबाइन इंजन्स हैं। तो पिस्टन इंजन के लिए, पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट्स के लिए आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और अगर आप गैस टरबाइन की बात करें तो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है पाकिस्तान से। अच्छा, तो ये 5 साल आप मेहनत करें, फिर आप बड़े फख्र से यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। तो आपके जो कोलीग्स हैं उनमें आप सबसे कम उम्र हैं, सबसे छोटी हैं? हाँ, मुझसे सीनियर्स भी हैं। बस ये था कि लाइसेंस जो है मैंने इस उम्र में अप्लाई कर दिया था, तो वो आ गया। और अप्लाई करने का क्या तरीका होता है कि जब हमारी नौजवान लड़कियां जो हैं वो अगर आना चाहें तो किस तरह से आ सकती हैं? इस तरह से कि जो मेरा ट्रेड है एरोस्पेस, ठीक है, तो इसमें हमें 17 एग्ज़ाम्स होते हैं, मॉड्यूलर एग्ज़ाम्स होते हैं। अच्छा। जो कि कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं वो एफिलिएटेड हैं जर्मनी से या यूके से, तो उनके थ्रू हमें ये एग्ज़ाम्स देने होते हैं। उसके बाद लाइव एयरक्राफ्ट्स पे आपको एक्सपीरियंस गेन करना होता है, जिसमें आपका जब आप लाइसेंस अप्लाई करने लगते हैं तो 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका वैलिड होना चाहिए, रीसेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं किसी भी उस अथॉरिटी को जहाँ से आपको लाइसेंस इशू होता है, और उसके बाद ये कि आपको लाइसेंस मिल जाता है। इसके साथ आप पढ़ाई कोई भी कर सकते हैं? थोड़ा टफ हो जाता है। रीज़न ये है कि देखिए अभी लोगों में ये कॉन्फ्लिक्ट है कि आप जो है डिग्री के बाद एरोस्पेस इंजीनियर होता है, तो लाइसेंस के बाद कैसे? तो उस सब का ये रीज़न है कि देखिए अगर आप डिग्री करते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, तो वहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की कमी होती है। आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उस तरह से नहीं, अब इस फील्ड में ये है कि आपको चाहिए ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि अगर आपको कोई एयरक्राफ्ट साइन करना है तो उसके लिए आपको जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए उसी के थ्रू आपको लाइसेंस मिल सकता है। डिग्री करके आप जहाज साइन नहीं कर सकते। ये अच्छा, तो सिविल एविएशन की जानिब से आपको क्या क्या गाइडलाइंस दी जाती हैं? सिविल एविएशन की तरफ से ये है कि कुछ हमारे रूल्स हैं, कुछ एवनोट्स हैं, कुछ ANOs हैं, ये एक रूल्स हैं, ठीक है, जो हमें CA प्रोवाइड करती है, और उन्हीं बाउंड्रीज में रह के हमें काम करना होता है। फिर CA का कि वो ये सारा चेक एंड बैलेंस रखे कि कौन सा एयरक्राफ्ट कब आ रहा है, उसकी कितनी मेंटेनेंस हो रही है, किस तरह की फ़्लाइट्स हो रही हैं। तो ये पूरा एक चैनल है। उसके बाद जाके जो है जहाज़ इस काबिल होते हैं कि वो फ्लाई कर रहे होते हैं। सही है, ठीक है। अरूबा बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी, और यकीनन जो नौजवान नस्ल हमारी देख रही होगी ना, अरूबा से वो बहुत इंस्पायर होंगी, लेकिन इसके लिए पढ़ना भी पड़ता है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।